जेमिनाई सेड। अध्याय 611, रास्ता रोकना। गायब हो गए। रोहित ने दीवार पर एक हाथ टिकाया और धीरे से अपने हाथ में मौजूद जंग लगी कुल्हाड़ी नीचे की। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। अभी कुछ देर पहले ही उसने उन खूनी हाथों के निशानों का स्रोत देखा था। वह कोई भ्रम नहीं था। भयानक भूतों द्वारा मारे गए लोग उन खूनी निशानों के अभिशाप का हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने पूरे गलियारे को घेर लिया था, और वे चीजें उस पर हमला भी कर रही थीं। रोहित ने तुरंत जवाबी हमला किया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने एक भूत की बांह काट दी थी। इसी पल गलियारे के सभी भूत बिना किसी सुराग के ओझल हो गए थे, और दीवारों पर बने खूनी हाथों के निशान भी इस तरह फीके पड़ गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। भूत उस समय पीछे हट गए थे और उनके दोबारा प्रकट होने का कोई संकेत नहीं था। क्या यह इस अलौकिक वस्तु का प्रभाव है? रोहित ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। वह उस समय से कहीं अधिक चकित था जब उसने पहली बार कॉफिन नेल ताबूत की कील प्राप्त की थी। हंग्री घोस्ट के माथे पर लगी वह कील केवल एक भूत को जकड़ सकती थी, जिससे वह पूरी तरह गतिहीन हो जाता था। लेकिन उसके हाथ में मौजूद ये कुल्हाड़ी सीधे तौर पर भूतों को पीछे धकेल सकती थी, यहाँ तक कि उनके टुकड़े टुकड़े भी कर सकती थी। और इसके उपयोग का तरीका बहुत सरल था, बस एक माध्यम के साथ संपर्क की आवश्यकता थी। पूर्ण पदचिह्न और पूर्ण हथेली के निशान पर्याप्त प्रतीत होते थे, और क्या अन्य माध्यम भी इसे सक्रिय कर सकते थे, ये रोहित को अभी तक नहीं पता था। उसने अब तक केवल एक बार इसका उपयोग किया था। जल्द ही रोहित को कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत उस जंग लगी भयानक कुल्हाड़ी को उस डिब्बे में रख दिया जिसमें लाश लपेटने वाला कपड़ा था, और फिर उसे ढक दिया। क्या इस तरह की अलौकिक वस्तु का उपयोग करने पर एक टोन म्यूजिक बॉक्स जैसा कोई भयानक अभिशाप झेलना पड़ता है, या इसके लिए कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? अलौकिक वस्तु की शक्ति में बहे बिना रोहित ने अपनी स्थिति की जांच करना शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कुल्हाड़ी के अभिशाप की चपेट में तो नहीं आ गया है। त्वरित जांच के बाद रोहित को महसूस हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल सामान्य था। वह न तो अपने पैरों के पास पड़ी लंबी लाश की तरह सड़ रहा था और न ही किसी विचित्र अभिशाप से ग्रस्त था। उसका शरीर पहले जैसा ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉफिन नेल की तरह इसके लिए भी किसी कीमत की आवश्यकता न हो? रोहित की नज़रें संशय से घूमी। उसे थोड़ा अविश्वास महसूस हो रहा था। यदि इसकी कोई कीमत नहीं थी तो ये भयानक कुल्हाड़ी वास्तव में डरावनी थी। नहीं, ये सही नहीं है। हालांकि मेरे शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन ये हाथ पहले से अलग है। रोहित की दृष्टि उसके उस हाथ पर गई जो घोस्ट हैंड से जुड़ा था। वह हाथ काला पड़ रहा था, किसी मुर्दा लाश की तरह दिख रहा था। घोस्ट एनवॉय घटना के दौरान ये हाथ उसके मांस के एक हिस्से के साथ जुड़ गया था और इसमें 3 भूतों को दबाने की क्षमता आ गई थी। लेकिन अब उस हाथ का लगभग आधा हिस्सा सफ़ेद हो गया था और कालापन फीका पड़ रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे एक भूत को दबाने की क्षमता खत्म हो गई हो। इस भयानक कुल्हाड़ी का उपयोग करना बिना किसी कीमत के नहीं है, बस बात यह है कि इसकी कीमत मेरी एक भूत को दबाने की क्षमता से भरपाई हो गई। रोहित को एक गहरी बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि यह कीमत उसके लिए बहुत बड़ी थी। 3 भूतों को दबाने की यह क्षमता उसके शरीर में भूतों की मौजूदगी का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। अब जब उसने एक क्षमता खो दी थी, तो इसका मतलब था कि वह केवल 2 भूतों को ही दबा सकता था। घोस्ट शैडो निष्क्रिय अवस्था में था और उसे दबाने के लिए किसी क्षमता की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन घोस्ट आई और घोस्ट हैंड का क्या? इस डर से कि घोस्ट शैडो इन दोनों भूतों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, रोहित ने संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा 2 क्षमताओं का उपयोग किया था, ताकि ये दोनों भूत पुनर्जीवित न हों। इसी कारण से रोहित की स्थिति हमेशा अच्छी रही थी। यदि वह कोई गड़बड़ न करे तो वे शायद अगले 10 साल या उससे अधिक समय तक पुनर्जीवित नहीं होंगे। चेहरे के बदलते भावों के साथ रोहित ने इस कड़वी वास्तविकता को जल्दी ही स्वीकार कर लिया। क्या इस कुल्हाड़ी का उपयोग करने के लिए मुझे एक भूत की कीमत चुकानी होगी? भले ही मैंने भूतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हुआ है। उन खूनी हाथों के निशानों पर जितना भयानक हमला हुआ, उतना ही भयानक अभिशाप मुझे झेलना पड़ा। बस उस अभिशाप का कुछ हिस्सा मेरे घोस्ट एनवॉय के गुणों द्वारा संतुलित हो गया। रोहित को तुरंत घोस्ट कैंडल जलाने का वह दृश्य याद आया जब उस पर पहले हमला हुआ था। तब पलक झपकते ही एक पूरी घोस्ट कैंडल जलकर राख हो गई थी। तब की स्थिति और अब जो हो रहा था उसमें काफ़ी समानता थी। अभिशाप की भरपाई एक भूत को दबाने की क्षमता के नुकसान से हुई थी। हमले की भरपाई एक लाल घोस्ट कैंडल भूतिया मोमबत्ती द्वारा की गई थी। यही इसकी कीमत थी। यदि मैं भूतों को रोकने के लिए अपने बाकी बचे दोनों कोटे खत्म कर देता हूं, तो इस कुल्हाड़ी को जबरन इस्तेमाल करने की क्या कीमत होगी?
क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? रोहित की आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। वह परिणाम जानना चाहता था, फिर भी उसकी कोशिश करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बिना कोशिश किए समस्या का समाधान खोजने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ अंदाज़ा लगाने से काम नहीं चलेगा। छोड़ो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी मेरे पास करने के लिए और भी ज़रूरी काम हैं। रोहित ने अपनी दृष्टि अपने हाथ से हटा ली, जो अब काफ़ी हद तक काला पड़ चुका था। अभिशाप का प्रभाव स्थायी रूप से खत्म हो गया था। ऐसा नहीं था कि वह भूतिया हाथ कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। रोहित को हल्का सा आभास हुआ कि शायद यही वह कमी थी जिसके बारे में अरूप गुप्ता ने बात की थी। एक असली भूत के गुणों की कमी के कारण चोट लगने और लगातार इस्तेमाल से हाथ कमज़ोर होता जाएगा, जब तक कि दबाने की क्षमता पूरी तरह से खत्म न हो जाए। चूंकि उसके घोस्ट शैडो भूतिया परछाई पर भी वार हुआ था और वह पहले से ही ठीक हो रहा था। घोस्ट शैडो एक असली भूत था, जबकि यह हाथ कुछ घोस्ट एनवॉर गुणों की कमी के कारण एक असली घोस्ट एनवॉर का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इसलिए यह एक वास्तविक भूत नहीं था। यह एक घोस्ट स्लेव भूत का गुलाम की तरह था जिसे मारा जा सकता था। कुछ देर विचार करने के बाद रोहित ने अस्थायी रूप से इन विचारों को एक तरफ रख दिया। चाहे जो भी हो, अब उसे वह कुल्हाड़ी मिल गई थी और उसे रमन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पिंक सिटी टावर, पिंगॉन टावर वापस जाना चाहिए। उस आदमी को खत्म किए बिना वह चैन से नहीं बैठ सकता था। रोहित ने उस अविश्वसनीय रूप से भयानक जगह की ओर ऊपर देखा। ये जगह बहुत खतरनाक है, ये गलियारा यहाँ नहीं होना चाहिए। यदि कोई और दरवाज़ा खुलता है तो भूत इस रास्ते से सीज़र होटल तक पहुँच सकते हैं। मुझे इस जगह को पूरी तरह से बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन इस रास्ते को रोकने के लिए सामान्य तरीके काफ़ी नहीं होंगे, मुझे विशेष उपाय करने होंगे। उसने इसे सोने से बंद करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त समय था और न ही उतना पैसा। अंत में रोहित की नज़र अपने पैरों के पास पड़ी उस लंबी सड़ती हुई लाश पर टिकी। वह शरीर, जो कॉप्स रैपिंग क्लॉथ लाश लपेटने वाले कपड़े में लिपटा हुआ था, व्यवहारिक रूप से एक दरवाजे का काम कर रहा था, जिसने गलियारे को लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। इस शरीर का उपयोग दरवाजे को रोकने के लिए करना और कपड़े की मौजूदगी के कारण घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र को भी सील किया जा सकता है। इसका प्रभाव सोने के दरवाजे के बराबर हो सकता है। रोहित को लगा कि यह तरीका व्यवहारिक हो सकता है। वह कपड़ा नष्ट नहीं हो सकता था और शरीर के भीतर भूत होने के कारण रास्ते के प्रवेश द्वार पर ये दो चीज़ें अन्य भूतों को अंदर आने या बाहर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। तुरंत रोहित ने शव को निकास द्वार की ओर खिसकाया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसने शव के चारों ओर बचे हुए अंतराल को देखा, फिर पास के सीमेंट को इकट्ठा करने के लिए घोस्ट शैडो का उपयोग किया, सख्त कंक्रीट को उखाड़ा और उसे मिट्टी की तरह जोड़कर शरीर के साथ मिलाकर एक अटूट दीवार बना दी। इस तरह रोहित ने शव को सीमेंट की दीवार में चुन दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से काम किया कि वह मजबूत हो और लात मारने पर भी न हिले। फिलहाल इससे काम चल जाएगा, मन में सोचते हुए रोहित ने सीमेंट की दीवार को घोस्ट डोमेन से ढकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह उस पर नहीं फैल पा रहा था। जेमिनाई सेड, ये काम कर गया। जहां तक भविष्य में आने वाली समस्याओं का सवाल है, रोहित अब उतनी चिंता नहीं कर सकता था। उसकी अपनी जान दांव पर लगी थी और इतना करना ही उसकी बड़ी जिम्मेदारी को दर्शाता था। कोई और होता तो शायद गलियारे के खतरों की परवाह किए बिना बस वहां से चला जाता। चलो चलें। रोहित कई कदम पीछे हटा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र फैला दिया, जिसने पल भर में पूरे सीज़र होटल को ढक लिया और फिर वह शहर के उत्तर की ओर बढ़ गया। वह एक ही क्षण में ओझल हो गया। भले ही वह जयपुर शहर के करीब था, रोहित ने केवल उस दिशा में एक नज़र डाली और वापस घर नहीं गया, बल्कि पिंक सिटी टावर, पिंगॉन टावर की ओर अपना रास्ता बदल लिया। रमन वास्तव में भाग गया था, वह टावर के भीतर नहीं था। लेकिन रोहित को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे कुल्हाड़ी के घातक नियम को सक्रिय करने के लिए टावर में रमन की हथेली और उंगलियों के निशान खोजने की जरूरत थी। इस बार भले ही उसे एक और भूत को दबाने की अपनी क्षमता गंवानी पड़े, वह उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से उत्पन्न खतरा एक भयानक भूत के पुनर्जीवित होने के जोखिम से कहीं अधिक बड़ा था। यदि कोई भूत दोबारा जागृत होता तो रोहित के पास अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कुछ आपातकालीन उपाय थे। लेकिन अब जब अभिशाप नियंत्रण से बाहर हो चुका था तो वह किसी भूत की वापसी की चिंता नहीं कर सकता था। मुझे निराश मत करना, मैं रमन को खत्म करने के लिए केवल एक प्रहार पर भरोसा कर रहा हूँ। रोहित ने मन ही मन ये सोचा। जेमिनाई सेड, अध्याय 612।
रोहित पिंक सिटी टावर से गया था और काफी लंबे समय के बाद वापस आया था, लेकिन वास्तव में ये केवल कुछ ही घंटों की बात थी। इसका कारण ये था कि उस अजीब जगह पर, सीज़र होटल में, उसे कुछ अत्यंत विचित्र स्थितियों का सामना करना पड़ा था। यदि वे विशेष परिस्थितियां न होतीं, तो वह इतना समय बर्बाद नहीं करता। एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप उसके दिमाग में मौत की घंटी की तरह गूंज रहा था। रोहित अब हर मिनट की कीमत समझ रहा था, क्योंकि ऐसा करके ही उसे रमन से निपटने के बाद इस अभिशाप को सुझाने के लिए अधिक समय मिल पाता। उससे पहले मुख्यालय हेडक्वार्टर में जब से रोहित गया था, शहर को घेरने वाला घोस्ट डोमेन भी समाप्त हो गया था, और इस पुष्टि के साथ कि रोहित के पीछे कोई पुनर्जीवित भयानक भूत नहीं पड़ा है, संकट काफी हद तक कम होता दिख रहा था, जिससे कई लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। स्थिति मोटे तौर पर कुछ इस तरह थी, उसके गुट के सभी दोस्त जा चुके हैं, रोहित और रमन के बीच पिंक सिटी टावर की ऊपरी मंजिल पर लड़ाई हुई, और जैसा कि आप जानते हैं, ये बराबरी पर समाप्त हुई। रोहित के पास रमन को मारने की क्षमता नहीं थी, और रमन की स्थिति बहुत खराब थी। वह एक भयानक भूत में बदलने की कगार पर था, और रोहित के हाथों अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने भागने का विकल्प चुना, प्रीतम ने कहा। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर प्रीतम ने पिछली घटनाओं का सारांश दिया। अरूप गुप्ता इस ऑपरेशन के प्रभारी थे और कई अन्य ग्रुप लीडर उनके साथ समन्वय कर रहे थे। हालांकि ऐसा लगता है कि रोहित का रमन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। भले ही उसने शहर छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित किसी चीज की तैयारी करने गया है। अगला हमला शायद बहुत जल्द होगा। आखिरकार हर कोई रोहित के स्वभाव से कमोबेश परिचित है। एक बार जब वह किसी को मारने का फैसला कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसे रोक सकता है। प्रीतम बोलते हुए थोड़ा रुके और अरूप गुप्ता की ओर देखा। अरूप गुप्ता के भाई को रोहित ने इसी तरह मारा था, कोई भी उसे मना नहीं सका था, और रोहित के लिए कोई सौदा या समझौता मायने नहीं रखता था। वह एक जिद्दी और सीधा लड़का था। अरूप गुप्ता के चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्हें उस बात की कोई परवाह न हो, और उन्होंने कहा, आपका अनुमान काफी सटीक है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो रोहित भोर होने से पहले रमन की तलाश में शहर वापस आ जाएगा। इस बिंदु पर वह रुके। क्या आप रमन का पता लगा सकते हैं? वह न तो कोई भूत नियंत्रक घोस्ट कंट्रोलर थे और न ही कोई खुफिया एजेंट, वह लोगों का पीछा नहीं कर सकते थे। क्या आप चाहते हैं कि रमन और रोहित के बीच का संघर्ष जारी रहे? प्रीतम ने हैरान होकर पूछा। अरूप गुप्ता ने कहा, गलत, इसे खत्म करने के लिए। इस संघर्ष को पहले ही समाप्त करके ही हम नुकसान को कम कर सकते हैं। यदि संभव हो, तो मुझे उम्मीद है कि रमन ही मरे, क्योंकि हमें अभी भी रोहित की जरूरत पड़ सकती है। प्रीतम उनका मतलब समझ गया। उन दोनों के बीच संघर्ष जितना लंबा खींचता, उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता। और अब जब कोई भी पक्ष दूसरे के मरने तक चैन से नहीं बैठने वाला था, तो केवल एक पक्ष की पूर्ण मृत्यु ही इस मामले के अंत का संकेत देगी। आखिरकार घोस्ट पेंटिंग, भूतिया पेंटिंग का खतरा अभी भी शहर में मंडरा रहा था। न जाने वह कब फिर से उभर आए। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर उसने छिपने की ठान ली है, तो उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उसने अपने कंधे उचकाए, जिसका अर्थ था कि वह जो कर सकता है वह करेगा। रमन पहले ही शहर छोड़ चुका था। वह शहर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में चला गया था, जहां उसने एक अस्थायी सुरक्षित ठिकाना बनाया था। सकल के अध्यक्ष के रूप में अपनी सारी संपत्ति एक ही जगह रखना असंभव था। ये बात सभी समझते हैं कि चतुर शिकारी हमेशा एक से अधिक रास्ते रखता है। एक साधारण से बंगले के तहखाने बेसमेंट में रमन, जिसका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया था, यहाँ प्रकट हुआ। उसकी हालत बहुत खराब थी, और यह उसकी किस्मत थी कि वह समय रहते वहां से निकल आया, अन्यथा वह वास्तव में भूत के पुनर्जीवित होने से मर जाता। लेकिन अब उसका अनुमान था कि ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह निश्चित नहीं था कि वह और 15 दिन टिक पाएगा या नहीं। मुझे पहले से तैयारी करने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में कुछ मामलों को सुलझाने के बाद मुझे उस पैरानॉर्मल बस, अलौकिक बस को पकड़ना होगा। वह रोहित बस एक पागल आदमी है। यदि वह न होता, तो मैं ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाता। वह बस बहुत खतरनाक है। एक बार उस पर सवार होने के बाद आप जिंदा वापस आएंगे या नहीं, यह अनिश्चित है, रमन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी खून जैसी लाल आंखें कुछ सोचते हुए धीरे धीरे हिल रही थीं। एक पल बाद उसने फोन उठाया और वीडियो कॉल किया। फ्रेंड सर्कल के अधिकांश प्रमुख सदस्य रोहित द्वारा खत्म कर दिए गए थे, लेकिन वह जानता था कि एक व्यक्ति अभी भी जीवित था। जल्द ही कॉल जुड़ गई। यह मैं हूँ, रमन। तुम अभी कहाँ हो, चाली? रमन की आवाज़ कर्कश और अजीब थी, जिसे सुनकर सुनने वाले को बेचैनी हो रही थी। अध्यक्ष रमन,
दूसरी तरफ से चार्ली थोड़ा हैरान सुनाई दिया, आप अचानक ऐसे कैसे हो गए? मैंने सुना कि पिंक सिटी टावर पर कुछ भयानक हुआ है। सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी मैं विदेश जाने वाली फ्लाइट में हूँ। वहाँ कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। रमन ने कहा, बकवास बंद करो। मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए मैं कंपनी तुम्हें सौंप रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं कंपनी संभालने के काबिल नहीं हूँ, चार्ली ने तुरंत मना कर दिया। इस समय फ्रांसिकल को संभालने का मतलब मौत को दावत देना था। वह बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम रोहित से डरे हुए हो। मैंने पहले उससे लड़ाई की थी और कुछ लोग मारे गए। मेरी हालत वाकई खराब है, लेकिन रोहित ज्यादा दिन नहीं बचेगा। तुम्हें जल्द ही रोहित की मौत की खबर मिल जाएगी, रमन ने कहा। उसे यकीन था कि उसका अंदाजा गलत नहीं था। उस स्थिति में रोहित निश्चित रूप से ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता था और जल्द ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती। हे, चार्ली यह सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। रमन ने तुरंत ठंडे स्वर में पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? रोहित ज्यादा समय तक जीवित रहेगा या नहीं वह नहीं जानता था, लेकिन अभी जो दिख रहा था उससे तो यही लग रहा था कि रमन खुद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, है ना? बेशक, चार्ली ने अपने मन की बात नहीं कही। वह बस हंसा और बोला, मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि मुख्यालय कितना अक्षम है और रोहित कितना दयनीय है। उसने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, क्या फायदा? उसके पास अभी भी हमसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। निश्चिंत रहें अध्यक्ष रमन, जैसे ही रोहित सच में मर जाएगा मैं निश्चित रूप से कंपनी की अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन अगर रोहित अभी भी जिंदा है तो मैं मदद करने में लाचार हूं। वह आदमी पागल है, वह देखते ही लड़ना चाहता है। मैं उसे उकसाना नहीं चाहता और मैं उसे हरा भी नहीं सकता। उसने मेरी फाइलें देख ली हैं और वह पूरी तरह से मेरी शक्तियों का कार्ड जानता है। मैं लगभग उसके हाथों मारा गया था। रमन ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा और फिर कहा, तो फिर वैसा ही करो जैसा तुमने कहा। यदि रोहित मर जाता है तो तुम कंपनी संभालोगे और उसका सामान्य संचालन बनाए रखोगे। यदि तुमने इसे ठीक से नहीं संभाला तो तुम्हें इसके परिणाम पता होने चाहिए। चार्ली के चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई। ये निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। क्या फ्रांसिकल को अब भी ऐसा कहा जा सकता था? ये व्यावहारिक रूप से अनाथों का एक समूह बन गया था। क्या वह इस शहर में अपनी जगह बनाए रख पाएगा? ये संदिग्ध था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, चार्ली बस इतना ही कह सका। यदि वह सहमत नहीं होता तो शायद उसे तुरंत मार दिया जाता। आखिरकार रमन के पास ऐसा करने की क्षमता थी। इसी समय रोहित एक बार फिर पिंक सिटी टावर लौट आया था। उसका घोस्ट डोमेन प्रकट हुआ और पूरा टावर उसके दायरे में आ गया। अब वह बुरी शक्तियों का उपयोग करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा था। जिस क्षण से 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप शुरू हुआ था उसका घोस्ट डोमेन कभी नहीं रुका था। रोहित वापस आ गया है। ली जून, जो पिंक सिटी टावर के अंदर की विसंगतियों की जांच कर रहा था, ने परिवेश को फिर से लाल रोशनी से ढका हुआ देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वास्तव में वह अभी इस इमारत में है, लेकिन हम शायद उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसका घोस्ट डोमेन कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है, उसके पास खड़े अमरीश ने कहा। कैप्टन, उसे कॉल कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, वह अपने साथ सैटेलाइट फ़ोन नहीं लाया है। उसने वह फ़ोन पहले ही सड़क पर छोड़ दिया था। ली जून को पहले ही खबर मिल चुकी थी। सागर और किशन ने रोहित का फ़ोन बरामद कर लिया था और उसे मुख्यालय ले आए थे। हालांकि रोहित ने भी हमें देख लिया होगा, लेकिन उसका सामने न आना इस बात का संकेत है कि वह हमसे उलझना नहीं चाहता। चलिए सब थोड़ा आराम करते हैं। रोहित के घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र में यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अरूप गुप्ता से संपर्क करता हूँ और देखता हूँ कि उनकी ओर से क्या व्यवस्था की गई है। पिंक सिटी टावर लौटने के बाद रोहित ने सबसे पहले निगरानी फुटेज सर्वेलेंस फुटेज की जांच की। उसे यह पुष्टि करनी थी कि रमन कहाँ दिखाई दिया था। रमन के साथ पिछला संघर्ष घोस्ट डोमेन के भीतर हुआ था, इसलिए पदचिह्नों फुटप्रिंट्स का बनना असंभव था। जल्द ही रोहित ने देखा कि रमन एक ऑफिस में गया था। उस ऑफिस में कोई सीसीटीवी नहीं था और उसे अंदाजा नहीं था कि रमन ने वहां क्या किया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके द्वारा छोड़े गए निशानों का पता लगाना ही काफी था। रोहित उस ऑफिस के दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर का सब कुछ दिखाई देने लगा। सजावट साधारण थी, एक मेज, एक कुर्सी और उसके पीछे किताबों की एक साधारण अलमारी। लेकिन उस मेज पर रोहित ने 2 तस्वीरें देखीं। ये मेरी तस्वीरें हैं, रोहित ने तस्वीरें उठाते हुए कहा। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तस्वीरें उसके हाई स्कूल के समय की पूरी लंबाई की तस्वीरें थीं, जिन पर उसका नाम लिखा था। लेकिन अब उन 2 तस्वीरों को किसी चीज़ से बीच से काट दिया गया था।
ये घोस्ट सिजर्स भूतिया कैंची का काम है। रोहित ने तुरंत यह निर्णय लिया क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें काटी गई थीं, वे निशान उसके लिए बहुत परिचित थे। एक फोटो में उसकी गर्दन कटी हुई थी और दूसरी में उसका सिर। और ये वही घाव थे जो उसने पहले सड़क पर चलते समय रहस्यमयी हमलों के दौरान महसूस किए थे। तस्वीरें वह माध्यम हैं जो घोस्ट सिजर्स के मारने के तरीके को सक्रिय करती हैं। जब उन कैंचियों ने तस्वीरों को काटा तो उन्होंने एक ऐसा अभिशाप सक्रिय कर दिया जिससे मुझे तस्वीरों वाले हमले ही झेलने पड़े। हालांकि सिर्फ एक तस्वीर शायद इस पैटर्न को सटीक रूप से सक्रिय नहीं करती। आखिरकार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मिलते जुलते दिखते हैं, इसलिए मेरे नाम की भी ज़रूरत थी। एक नाम और एक फ़ोटो मिलकर लगभग 100% किसी व्यक्ति की पहचान को सटीक हमले के लिए लॉक कर सकते हैं। उदास चेहरे के साथ रोहित ने बार बार उन 2 तस्वीरों की जांच की और उसे और भी यकीन हो गया कि उस पर इसी तरह हमला किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पहले कोई चेतावनी नहीं मिली थी। ये घोस्ट सिजर्स और ये कुल्हाड़ी फायरवुड नाइफ जो अब उसके पास थी, काफ़ी हद तक एक ही तरह की चीज़ें थीं। तो अगर मैं अपना नाम और रूप बदल लूँ तो शायद मैं इस अभिशाप से बच सकता हूँ। रोहित ने अनुमान लगाया, मेरे लिए अपना नाम या रूप बदलना मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा तरीका घोस्ट सिजर्स के हमले को तोड़ सकता है तो यह कोशिश करने लायक होगा। लेकिन ये सिर्फ एक विश्लेषण था। उसने इस पर कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की। अब वह उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर रमन पहले बैठा था और उसने उस भयानक कुल्हाड़ी वाला डिब्बा निकाला। ये रमन का निजी ऑफिस है। जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ रमन के पदचिह्न जरूर होंगे। रोहित की नज़रें घूमी और उसने फिर से जंग लगी कुल्हाड़ी उठा ली। पदचिह्नों को कवर करने के लिए आपको वास्तव में अपने पैरों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, बस माध्यम के साथ संपर्क बनाना ही पर्याप्त है। जब मैंने उस लंबी सड़ती हुई लाश पर घोस्ट हैंड का इस्तेमाल किया था तब मुझ पर हमला हुआ था, जिससे पता चलता है कि परोक्ष इंडायरेक्ट संपर्क भी काम करता है। ये सोचते ही उसके पैरों के नीचे से एक काली परछाई निकलने लगी। घोस्ट शैडो भूतिया परछाई इस समय लगभग पूरी तरह से फिर से जुड़ चुकी थी और वह इसे नियंत्रित कर सकता था। रोहित के पैरों के नीचे की परछाई अब गाढ़ी स्याही के तालाब की तरह फैल गई और उस क्षेत्र को ढकने लगी। घोस्ट शैडो का उपयोग करके परोक्ष रूप से ढकना एक अधिक विश्वसनीय तरीका था। जो कोई भी इस ऑफिस में आया था वह रोहित के हमले से नहीं बच सकता था। जैसे ही परछाई फैली, रोहित को, जिसने वह भयानक कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी, अपने चारों ओर कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। इन आकृतियों में निर्माण श्रमिक, सजावट करने वाले, सफाई करने वाली महिलाएं, कंपनी के कर्मचारी थे और उसने यहाँ मृत सुनिश्री की आकृति भी देखी। इन आकृतियों के अलावा रोहित ने रमन को भी देखा। रमन उसके सामने एक तस्वीर की तरह गतिहीन खड़ा था। इस कुल्हाड़ी के साथ मिलकर घोस्ट शैडो के माध्यम को सक्रिय करना आसान है। यहाँ वहाँ पैर पटकने या निशानों को बेतरतीब ढंग से छूने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़मीन को परछाई से ढक देना ही काफ़ी है। रोहित ने उस लंबी सड़ती हुई लाश के बारे में सोचते हुए कहा। वह परछाई और कुल्हाड़ी दोनों पहले उसी भूत की थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से मेल खाते थे। साथ ही उसने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि किसी कारणवश उस लंबी लाश ने अपनी ही परछाई काट दी थी, अन्यथा यदि वह परछाई फैल जाती तो गलियारे से गुजरने वाला हर व्यक्ति मारा जाता, बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब ये सब सोचने का समय नहीं है, रमन को विदा करने का समय आ गया है, रोहित ने खुद से कहा। वह खड़ा हुआ और अपने हाथ में मौजूद जंग लगी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया। अभिशाप का मुकाबला करने के लिए भूतों को दबाने का एक और कोटा इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ता है। उसकी नज़र में यह इसके लायक था। उसने एक पल में कुल्हाड़ी चला दी। वह विचित्र कुल्हाड़ी रमन की परछाई पर गिरी, जिससे वह सिर से पैर तक साफ 2 हिस्सों में कट गया। रोहित उसका सिर या शरीर अलग नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुछ भूत नियंत्रकों को मारना इतना आसान नहीं होता, शायद उससे वह प्रभावी ढंग से न मरता। इसलिए उसने अतिरिक्त बल के साथ प्रहार किया। प्रहार के बाद कुल्हाड़ी का अभिशाप फूट पड़ा। रोहित के हाथ से कालेपन का एक और बड़ा हिस्सा गायब हो गया। अब उसके पास केवल एक और भूत को दबाने की क्षमता बची थी। भले ही वह 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को सुलझा ले, उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती। उसी पल जेमिनाई सैड शहर के पास एक ग्रामीण इलाके के एक छोटे से घर के तहखाने में रमन सोफे पर बैठा कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था और लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए व्यवस्थाएं कर रहा था। अचानक रमन पूरी तरह से अकड़ गया और फिर उसके शरीर पर एक विचित्र दरार दिखाई दी। अगले ही पल खून की बौछार हुई और वह किसी चीज से 2 हिस्सों में कट गया। न केवल वह, बल्कि उसके पीछे पड़ा शव भी उसी क्षण 2 टुकड़ों में बंट गया।
इंसान और भूत दोनों को एक साथ चीर दिया गया था। धप। रमन का शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे कि वह तुरंत न मरा हो। उसके चेहरे पर गहरा सदमा था। यह क्या हो रहा है? घोस्ट सिजर्स तो मेरे हाथ में थे। उसे संदेह हुआ कि उस पर घोस्ट सिजर्स से हमला किया गया है, लेकिन इससे पहले कि वह इस विचार पर और गौर कर पाता, उसकी चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि रमन के पास कुछ आपातकालीन उपाय उपलब्ध थे, लेकिन ऐसा हमला इतना विचित्र था कि उसका अंदाज़ा लगाना असंभव था, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, ठीक वैसा ही जैसा रोहित ने पहले अनुभव किया था। जेमिनाई सेड। अध्याय 613 विश्वजीत का संदेश। क्या रमन मर गया? रोहित इस निजी ऑफिस में खड़ा था और उसने अपने हाथ में मौजूद उस रहस्यमयी कुल्हाड़ी को पहले ही सहेज कर रख दिया था। किसी अज्ञात अभिशाप के डर से उसने उसे और अधिक देर तक हाथ में थामे रखने की हिम्मत नहीं की। अभी कुछ देर पहले उसने वास्तव में माध्यम को सक्रिय किया था और रमन पर प्रहार किया था। उसके पिछले अनुमान के अनुसार रमन को अब तक उस हमले का सामना करना पड़ा होगा। केवल रोहित को इस बात का यकीन नहीं था कि रमन वास्तव में मर चुका है। आखिरकार वह नहीं जानता था कि इस समय रमन कहाँ है। उसकी स्थिति देखे बिना वह ये निर्धारित नहीं कर सकता था कि वह व्यक्ति जीवित है या मृत। मैं यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करूँगा। यदि रमन मर गया है तो वह निश्चित रूप से दोबारा प्रकट नहीं होगा। यदि वह जीवित है तो उस भयानक कुल्हाड़ी का हमला झेलने के बाद वह निश्चित रूप से जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेगा। इसकी बहुत संभावना है कि वह मेरी तस्वीर का उपयोग करके मुझे फिर से शाप दे। रोहित ने अपने मन में ऐसा निर्णय लिया क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार यदि वह मरा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से पागलपन की हद तक प्रतिशोध लेना चाहता। इसलिए वह रमन के पलटवार की प्रतीक्षा करने लगा। उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप प्रभावी होने के कारण उसे घोस्ट सिजर्स द्वारा खत्म नहीं किया जा सकेगा, जिसने उसे कुछ हद तक निडर बना दिया था। घोस्ट डोमेन पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया था। उसने केवल 3 परत वाला घोस्ट डोमेन बनाए रखा था, जिसने पिंक सिटी टावर और आसपास की कुछ सड़कों को कवर किया था, जिससे क्षेत्र काफी कम हो गया था। अगर रमन भोर होने से पहले सामने नहीं आता है तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि मैंने उसे खत्म कर दिया है। रोहित ने मन ही मन अनुमान लगाया। इसलिए वह यहाँ बैठकर भोर होने का इंतजार करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि रोहित का दृष्टिकोण सतर्क था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि रमन उस विचित्र कुल्हाड़ी के प्रहार से पहले ही मर चुका था, शहर के बाहर एक कस्बे के एक गुमनाम तहखाने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहित की ओर से कुछ नहीं हुआ और उसके विचार धीरे धीरे बदलने लगे। रमन के अभी भी जीवित होने के संदेह से लेकर तेजी से इस बात पर विश्वास करने तक कि शायद वह पहले ही मर चुका है। रोहित ने समय देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। रमन न तो दिखाई दिया है, न ही उसने मुझ पर हमला किया है। क्या इसका मतलब यह है कि उसके मरने की पूरी संभावना है? रोहित काफी देर से बैठा था। वह खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां रात के समय शांत शहर रोशनी से जगमगा रहा था। फिर अगर रमन पहले ही मर चुका है तो वह कहाँ मरा होगा? उसके पास अभी भी वे घोस्ट सिजर्स भूतिया कैंची थीं, और अगर मैं उन्हें नहीं लेता हूं तो वे बाद में मेरी शांति भंग करेंगी। उस क्षण रोहित ने अपनी भौहें थोड़ी सी खुली। मीडियम के जरिए रमन से दूर से ही छुटकारा पाना निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन इसने एक अधूरा सिरा भी छोड़ दिया था। जब तक वे घोस्ट सिजर्स एक दिन के लिए भी अस्तित्व में रहेंगी, पहले जैसा हमला करने वाला अभिशाप फिर से उभर सकता है। एकमात्र अंतर यह होगा कि उन कैंचियों का अगला मालिक रमन नहीं, बल्कि कोई अन्य अज्ञात भूत नियंत्रक होगा। एक टोन म्यूजिक बॉक्स के कारण वह अब उन कैंचियों के अभिशाप से नहीं डरता था। लेकिन एक बार जब म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप समाप्त हो जाएगा तो वह उस तरह के हमले का सामना करने में असमर्थ होगा। रोहित के हाथ में मौजूद उस भयानक कुल्हाड़ी की तरह इसका भी लगभग निश्चित एक प्रहार में मौत वाला प्रभाव था। एक पल सोचने के बाद रोहित ने अपना सिर हिलाया। मैं इतना सब नहीं संभाल सकता। इस दुनिया में अनगिनत अजीब अभिशाप और भयानक आत्माएं हैं। आज मैंने घोस्ट सिजर्स से बचाव किया, अगली बार मेरा सामना किसी और भी भयानक चीज से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अलौकिक शक्तियों के हर स्रोत को खत्म कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे हाथ में अभी भी यह कुल्हाड़ी है और मुझ में जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता है। अगर वास्तव में जीवन मरण का संघर्ष हुआ तो मैं किसी से नहीं डरता। इन विचारों के साथ उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया और उसने घोस्ट सिजर्स के बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन यह इस शर्त पर था कि रमन पूरी तरह से मर चुका हो। अगर वह नहीं मरा होता और किसी दिन वापस लौट आता तो रोहित मुसीबत में पड़ जाता।
अभी भोर नहीं हुई है, मैं इंतजार करना जारी रखूंगा। रोहित खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखता रहा। अब वह हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाली भूतिया परछाई जो सीजर होटल में उस कुल्हाड़ी से कट गई थी, वह भी फिर से जुड़ गई थी और उसने अपने पैर हिलाने की क्षमता वापस पा ली थी। हालांकि उसका शरीर अभी भी निर्जीव था, लेकिन वह बाद में भूतिया शक्तियों का उपयोग करके उसकी मरम्मत कर सकता था। लेकिन ये छोटी समस्याएं थीं। असली मुद्दा 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप था। यदि भोर के बाद रमन के मरने की पुष्टि हो जाती, तो रोहित को म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से निपटने के बारे में सोचना शुरू करना होता। हालांकि उसके मन में उस अभिशाप के लिए कई योजनाएं थीं, लेकिन उसे उनकी प्रभावशीलता पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले ऐसे अभिशाप से बचने का कोई सफल उदाहरण नहीं था। उसके पास सीखने के लिए कोई अनुभव नहीं था, केवल अपनी खोज ही एकमात्र रास्ता थी। हालांकि सुबह करीब 5 बजे रोहित को अचानक अपने घोस्ट डोमेन में किसी के घुसने के संकेत मिले। क्या ये रमन है? वह तुरंत सतर्क हो गया, यहाँ तक कि एक बार फिर कुल्हाड़ी निकालने के लिए तैयार हो गया। यदि रमन अभी भी जीवित होता, तो वह फिर से प्रहार करता और उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए अपनी अंतिम क्षमता का उपयोग करते हुए सब कुछ झोंक देता। लेकिन रोहित को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके घोस्ट डोमेन में जो चीज़ दाखिल हुई थी, वह एक अंधेरा था, इतना घना जैसे स्याही बिखेर दी गई हो, जो पिंक सिटी टावर के ज़मीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे खोज लिया हो और वह सीधे यहीं आ रहा हो। ये रमन नहीं है, उसका घोस्ट डोमेन ऐसा नहीं है। जेमिनाई सेड। रोहित के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ऑफिस छोड़ दिया और पिंक सिटी टावर की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल दिया। यहाँ की जगह अधिक खुली थी, जो किसी भी संभावित कार्रवाई के लिए उपयुक्त थी। उस घने अंधेरे ने उसके 3 परत वाले घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जिससे वह दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जल्द ही छत के प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आसपास की रोशनी कम हुई, उस घने अंधेरे से थोड़ा अकड़कर चलने वाली एक आकृति उभरी। क्या तुम रोहित हो? एक ठंडी, उदासीन और भावनाओं से रहित आवाज गूंजी। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उस व्यक्ति को घूरने लगा। सामने वाला चेहरा बहुत जाना पहचाना था, और जब उसने अंततः अंधेरे में उस चेहरे को पहचाना, तो उसकी आंखें अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। घोस्ट एनवॉय? नहीं, ये सही नहीं है। तुम घोस्ट एनवॉय नहीं हो, तुम विश्वजीत हो। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल घोस्ट एनवॉय जैसा दिख रहा था। यदि उसने बात न की होती, तो रोहित को शुरू में लगता कि घोस्ट एनवॉय वाली घटना फिर से हो रही है। तुम सही कह रहे हो, मैं विश्वजीत हूँ, घोस्ट एनवॉय नहीं। रोहित के घोस्ट डोमेन में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि विश्वजीत था, जिसे मृत माना जा रहा था। उसने कहा, क्या तुम रमन का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? रोहित ने उसे सावधानी से देखा। विश्वजीत ने कहा, अरूप गुप्ता ने मुझे यहाँ भेजा है। उनका अनुमान था कि रमन के साथ तुम्हारी दुश्मनी जारी रहेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम्हें अब उसका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, रमन मर चुका है। मर गया? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? रोहित ने पूछा। मुख्यालय को पहले ही खबर मिल चुकी है। हालांकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन स्रोत काफ़ी विश्वसनीय है, विश्वजीत ने जवाब दिया और फिर एक फ़ोटो बाहर फेंकी। वह फ़ोटो हवा में ही गायब हो गई और अगले ही पल रोहित के हाथ में आ गई। रोहित ने उसे देखा। फोटो में एक कम रोशनी वाला तहखाना बेसमेंट दिख रहा था, जिसमें एक लाश बीच से 2 हिस्सों में कटी हुई थी और चारों ओर खून के छींटे थे, जिससे वह इलाका लाल हो गया था। हालांकि शरीर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन धुंधले तौर पर उसे रमन के रूप में पहचाना जा सकता था। वह कहाँ मरा? रोहित ने तुरंत पूछा। मुख्यालय के पास इतनी सटीक जानकारी होना, रमन की लोकेशन ढूंढना और यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर मिलना, इसका मतलब था कि वह घोस्ट सीजर्स को वापस पाने की कोशिश कर सकता था। विश्वजीत ने कहा, मुझे नहीं पता। क्या तुम सच में नहीं जानते या बताना नहीं चाहते? रोहित ने पूछा। नहीं पता का मतलब नहीं पता ही है। विश्वजीत ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अरूप गुप्ता तुमसे मिलना चाहते हैं। समय आज सुबह 10 बजे का है। रोहित ने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं मुख्यालय से इस्तीफा देने की योजना बना रहा हूँ। आज के बाद मैं ये जगह छोड़ दूंगा, और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैं वापस नहीं आऊँगा। ये तुम्हारा मामला है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस यहाँ एक संदेश पहुँचाने आया हूँ, विश्वजीत ने अभी भी उसी ठंडे और सुन्न भाव के साथ कहा। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं, जैसे किसी मृत व्यक्ति की हों।
ये स्थिति बहुत विचित्र थी और रोहित उसके भीतर घोस्ट एनवॉय की उपस्थिति महसूस कर सकता था। जिस चीज ने उसे और भी उत्सुक किया वह ये थी कि विश्वजीत को तो मर जाना चाहिए था, तो वह अब जीवित क्यों था? क्या इस बीच कोई अज्ञात बदलाव हुआ था? रोहित की दृष्टि थोड़ी बदली, लेकिन उसने इस पर अधिक विचार नहीं किया। इसके बजाय वह विश्वजीत की बातों के अर्थ पर विचार करने लगा। सच कहूं तो वह इस निरर्थक दुश्मनी से थक गया था और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था जो उसे नापसंद थे। यहाँ आने का उसका उद्देश्य जीवित रहना और खुद को संतुलित करने का रास्ता खोजना था। दुर्भाग्य से, हालांकि वह सफल हो गया था, लेकिन उसने कुछ खो भी दिया था। उसके दिल में यह एक ऐसा नुकसान था जो फायदे के लायक नहीं था। विश्वजीत ने भी और कुछ नहीं कहा। वह पीछे मुड़ा और जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जाने से पहले उसने जोड़ा, एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप के बारे में अरूप गुप्ता के पास कुछ सिद्धांत थियरीज हैं। शायद तुम उन्हें सुनना चाहो। ये सुनते ही रोहित के चेहरे के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। वास्तव में अरूप गुप्ता ही थे जिन्होंने एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप पर शोध शुरू किया था। उन्होंने कई प्रयोग किए थे और कई विषयों का अध्ययन किया था। इंसानी खाल के लालटेन, घोस्ट कैंडल, घोस्ट कॉफिन, भयानक भूतों के पुनरुत्थान को बढ़ाने की योजनाएं। उनके कई प्रयोग सफल रहे थे और जाहिर है कई असफलताएं भी मिली थीं। लेकिन किसी भी मामले में अरूप गुप्ता किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक जानकारी जानते थे। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? रोहित विचार करने लगा। वास्तव में विश्वजीत के जिक्र के बिना भी उसने इस बार बुलाए जाने के उद्देश्य का मोटा मोटा अनुमान लगा लिया था। यह उसके सोशल सर्कल के साथ विवाद को पूरी तरह से सुलझाने और उसे शांत करने के अलावा और कुछ नहीं था, और मुआवजे के रूप में मुख्यालय निस्संदेह कुछ रियायतें देगा। एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से जुड़े मामलों के लिए मुझे अभी भी वहां की यात्रा करनी होगी। काफी देर तक विचार करने के बाद रोहित समझ गया कि यह नखरे दिखाने का समय नहीं है। कुछ चीजों को फिलहाल सहना ही होगा, लेकिन मुख्यालय चाहे जो भी कहे वह इस्तीफा दे देगा। वह पहले की तरह सहमत नहीं होगा। और इसके अलावा रोहित ने अपने उस हाथ पर फिर से नजर डाली जिसका कालापन फीका पड़ गया था। उसे इस बारे में भी अरूप गुप्ता से पूछने की जरूरत थी। उसने जिस कॉफिन नेल ताबूत की कील की नकल तैयार की थी, उसमें किस तरह की कमी थी? आज सुबह 10 बजे हम रोहित ने समय देखा। रमन की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद अब वह पिंक सिटी टावर में नहीं रुका। यहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं था। उसे कुछ चीजों से निपटना था और अपने शरीर को ठीक करने की जरूरत थी। अध्याय 614 सुबह के 9:30 बजे मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में आज रोहित के मामले को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बहुत अधिक लोग नहीं आए थे, लेकिन जो भी उपस्थित थे वे मुख्यालय की महत्वपूर्ण हस्तियां थीं। उपाध्यक्ष अधीरा, प्रोफेसर अरूप गुप्ता, टीम लीडर रुबल, घोस्ट डोमिनेटर विश्वजीत, कैप्टन ली जून और ऑपरेटर पूनम। पूनम को जबरदस्ती जगाया गया था। जब वह मिली थी तब वह बेहोश थी और उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। उसे बस इतना पता था कि ऐसा लगता है जैसे कल रात रोहित ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था। रोहित अभी तक नहीं आया। अधीरा ने समय देखा और 10 मिनट और बीत चुके थे। आमतौर पर वह ऐसी बैठक के लिए जल्दी पहुंच जाता था, खासकर इसलिए क्योंकि रोहित अपनी समय पालनबद्धता के लिए जाना जाता था। अभी तक नहीं। रुबल मुख्यालय के बाहर आने जाने वालों पर नजर रख रहा था। अधीरा ने सिर हिलाया और प्रतीक्षा करना जारी रखा। जल्द ही 9:50 बज गए। अधीरा ने फिर पूछा, निर्धारित समय में 10 मिनट बचे हैं, क्या रोहित अभी तक नहीं पहुंचा है? नहीं, रोहित के मुख्यालय में प्रवेश करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, रुबल ने उत्तर दिया। जेमिनाई सेड। अधीरा शांत रही और इंतजार करती रही। ठीक 10 बजे भी रोहित नहीं पहुंचा था और मुख्यालय के पास एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। क्या उसे देर हो गई है? अधीरा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। या फिर ऐसा हो सकता है कि वह यहां पहुंचने के लिए पहले ही घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र का उपयोग कर चुका हो। घोस्ट डोमेन के कवरेज का कोई संकेत नहीं है, सब कुछ सामान्य है, ली जुन ने कहा। जब 10:30 बज गए और रोहित फिर भी प्रकट नहीं हुआ, तो अधीरा खुद को रोक नहीं पाए और उसने मेज पर हाथ पटका। रोहित ने निश्चित रूप से हमें धोखा दिया है। वह आने की योजना नहीं बना रहा है। उसके हाथ पटकने से अरूप गुप्ता की नींद खुल गई, जो उसके सामने सिर झुकाए सो रहे थे। अरूप गुप्ता ने अपना सिर उठाया और जम्हाई ली, फिर शांति से कहा, तो रोहित नहीं आया है ना? आपने अनुमान लगाया था कि वह वापस नहीं आएगा? अधीरा ने पूछा। कुछ ऐसा ही। अरूप गुप्ता ने अपनी बात जारी रखी। उसके बैठक के लिए मुख्यालय आने की संभावना 40% से अधिक नहीं थी। आखिरकार वह पहले से ही इस्तीफे की योजना बना रहा है। कड़ाई से कहें तो वह अब कप्तान नहीं है और उसने अपने दोस्तों के पूरे समूह को भी बाहर कर दिया है।
इसके अलावा पहले मुख्यालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी चूक हुई थी, इसलिए रोहित सतर्क हो गया है। किस बात से सतर्क? अधीरा ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। अरूप गुप्ता ने उत्तर दिया, सतर्क कि यह एक जाल है, उसे पकड़ने के लिए बिछाई गई एक बिसात। रोहित इस बात से भली भांति वाकिफ है कि अब उसका मूल्य बहुत अधिक नहीं रहा। उसने 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का उपयोग किया, एक भयानक अभिशाप झेला, और वह कितने दिन जीवित रह सकता है। उसकी सोच के अनुसार उसका मरना उसके जीवित रहने से अधिक स्थिति को लाभ पहुंचा सकता है। आखिरकार कल रात की घटना बहुत बड़ी थी और उसने व्यक्तिगत रूप से रोहन से भी निपटा। ये मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं और उसने हमें ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उसकी मृत्यु से भयानक अलौकिक घटनाएं घटेंगी। यह उसका वहम है। अधीरा अब कुछ हद तक चिढ़ गई थी। उसने पूनम को अपना इस्तीफा सौंपा था और मैंने उसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। वह अभी भी एक कप्तान है, मुख्यालय अपने ही कप्तान को कैसे हटा सकता है? पूनम, जल्दी करो, रोहित को फ़ोन करो और उसे तुरंत बैठक में आने के लिए कहो। उसे बताओ कि मैं, अधीरा, अपने जीवन की गारंटी देती हूँ कि हम उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। यदि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे लेने के लिए मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर जा सकती हूँ। पूनम भी कुछ हद तक चौंक गई थी। अरूप गुप्ता की अटकलों से वह डरी हुई लग रही थी। क्या मुख्यालय रोहित को हटाना चाहता था? लेकिन स्थिति को देखते हुए ये कुछ हद तक सच लग रहा था। अरूप गुप्ता ने कहा, ये बेकार है, वह मुख्यालय नहीं आएगा। वह महेश बाबू से सावधान है और बिस्वजीत से मिलने के बाद उसमें पहले से ही संकट की भावना विकसित हो गई है। मैंने कल रात बिस्वजीत से उसे एक संदेश भिजवाया था ताकि वह अपनी सतर्कता कम कर दे, उसे यह बताने के लिए कि मैं ऐसे अद्वितीय व्यक्ति को छिपा नहीं रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा मैंने वास्तव में कल रात रोहित को बाहर निकालने की योजना पर आगे बढ़ने पर विचार किया था। क्या? अधीरा चौंक गई और कुछ अविश्वास के साथ उनकी ओर देखने लगी। अरूप गुप्ता के चेहरे के भाव शांत रहे। ये सोचने का एक बिल्कुल सामान्य तरीका है। आखिरकार यदि रोहित की मृत्यु होती है तो उसके बाद वह जो नुकसान पहुंचा सकता है वह बहुत बड़ा होगा, जो एक एस क्लास अलौकिक घटना के बराबर है। यदि हम उसे पहले ही बाहर कर देते हैं तो यह एक अलौकिक घटना को शुरू होने से पहले ही कुचलने जैसा होगा, जो कुछ हद तक सार्थक हो सकता है। मुझे पता है कि वह एक अभिशाप से पीड़ित है, लेकिन इस बैठक का उद्देश्य ये चर्चा करना था कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। अधीरा और भी चिंतित हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर अरूप वास्तव में शांति प्रस्ताव के बहाने जाल बिछाने पर विचार करेंगे। उसे हम पर भरोसा नहीं है और 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप अभी तक सुलझा नहीं है, इसलिए उसे समझाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहित अगले कुछ दिनों में उस बस में चढ़ने की योजना बना रहा है या किसी प्रकार की सूचनात्मक सहायता मांग रहा है। अरूप गुप्ता ने कहा, उसके पास वैकल्पिक योजनाएं हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसका बैठक में न आना सामान्य है। अधीरा दंग रह गई। यदि कोई रोहित के नजरिए से सावधानीपूर्वक विचार करे तो वास्तव में ये तर्कसंगत लगता था। उस समय अरूप गुप्ता खड़े हो गए। चलो पिंगोन होटल चलते हैं। रोहित को अभी वहीं हमारा इंतजार करना चाहिए, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मेरा मानना है कि वह पहले से ही शहरी क्षेत्र छोड़ने की तैयारी कर चुका है। आपने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अधीरा ने पूछा। मैं कल रात सो नहीं पाया और अभी मेरी आंख लग गई थी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर, आपकी मेज पटकने की आदत को देखते हुए मुझे 10 बजे के आसपास जाग जाना चाहिए था। अरूप गुप्ता सुस्त दिख रहे थे, जैसे किसी ने पर्याप्त आराम न किया हो। अवाक होकर अधीरा को समझ नहीं आया कि क्या कहे और वह तुरंत हरकत में आ गई। कई लोगों को अपने साथ लेकर पिंगोन होटल की ओर भागी। देर से पहुंचने का मतलब होगा आज मुख्यालय में एक कप्तान की कमी। और एक बार जब रोहित चला गया और यदि उसके सामाजिक दायरे का मामला सामने आ गया तो इससे प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी। वास्तव में रोहित बैठक के लिए मुख्यालय नहीं गया था, लेकिन उसने वह जगह छोड़ी भी नहीं थी। वह अपने कमरे के सोफे पर बैठा कुछ चीजें पैक कर रहा था। एक बक्सा जिसमें एक मृत व्यक्ति का सिर था, कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी, एक भयानक लकड़ी काटने वाला चाकू, मृतकों के लिए एक कफन। इसके अलावा वहां 2 बलि के पुतले, स्केपगोट डॉल्स और कुछ सफ़ेद घोस्ट कैंडल्स, प्रेत मोमबत्तियां थीं। लाल घोस्ट कैंडल्स खत्म हो गई थीं। उसने एक गुनगुन को और दूसरी अपनी सहपाठी तिशा को दे दी थी। उसके पास अब कोई अतिरिक्त मोमबत्ती नहीं बची थी, क्योंकि इन वस्तुओं को प्राप्त करना वास्तव में कुछ कठिन था। 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप वास्तव में कष्टदायक है, रोहित बड़बड़ाया और उसने पैक किए गए सामान को एक बॉडी बैग में रख दिया। उसके दिमाग में वह धुन गूंज रही थी और वह गहरे विचार में डूब गया। वह मुख्यालय नहीं गया था, इसलिए नहीं कि वह यात्रा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह झिझक रहा था। ये झिझक सावधानीपूर्वक विचार करने का परिणाम थी।
रोहित जानता था कि उसने कल सामाजिक दायरे को अस्त व्यस्त कर दिया था और रोहन को भी खत्म कर दिया था। पिछला मामला तो सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश का था, लेकिन रोहन की मौत एक कप्तान से जुड़ा मामला था। इस पर विचार करें। एक पूर्व कप्तान जिसने इस्तीफा दे दिया था, जो एक भयंकर भूत के रूप में पुनर्जीवित होने वाला था, जिसने कल रात एक अन्य कप्तान को मार दिया था और जो लगभग एक बड़ी अलौकिक घटना का कारण बन गया था। ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटा जाना चाहिए? जेमिनाई सेड। रोहित के मन में यह बात साफ थी कि उसका अंत कर देना ही सबसे सही जवाब होगा, क्योंकि उसे जीवित छोड़ना बहुत खतरनाक था। इसी सोच के कारण रोहित ने मुख्यालय न जाने का फैसला किया। शायद जैसे ही वह मुख्यालय में कदम रखता, दोनों तरफ सैकड़ों हैचिटमैन घातक हमलावर घात लगाए बैठे होते, और जैसे ही अरूप गुप्ता संकेत के तौर पर अपना प्याला पटकते, ली जुन लोगों को लेकर बाहर निकल आता। अगर वे चिल्लाते, मेरे पास रोहित से लड़ने के लिए जनरल बिस्वजीत है, तो क्या यह मेरा अंत नहीं होता? इतना ही नहीं, वहां शुभंकर, महेश बाबू भी मौजूद हो सकते थे। उस विचित्र फायरवुड नाइफ, लकड़ी काटने वाले चाकू के साथ भी वहां से लड़कर सुरक्षित निकलना असंभव था। इसलिए सावधानी बरतते हुए उसने न जाने का विकल्प चुना। अगर वे वास्तव में मुझसे बात करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पिंगोन होटल आना चाहिए, और वे बहुत ज्यादा लोगों को साथ नहीं लाएंगे, रोहित ने मन ही मन अनुमान लगाया। कप्तान, क्या आप जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं? इसी समय कमरे का दरवाजा अचानक खुला और एक महिला की आवाज गूंजी। रोहित होश में आया, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर देखा तो गुनगुन को दरवाजे के सहारे खड़ा पाया। ऊंची एड़ी के जूतों में उसकी पतली और सीधी टांगें और भी लंबी लग रही थीं। उसकी नाजुक कमर के ऊपर के सुडौल उभार एक सुंदर और गरिमा में आकृति बना रहे थे, जबकि उसके बेदाग चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी। एकमात्र अजीब बात उसके घने काले बाल थे, जो लगभग उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और जिनसे एक विचित्र आभा निकल रही थी। हाँ, मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं कुछ व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने जा रहा हूँ, रोहित ने कहा। गुनगुन ने उत्तर दिया, तो फिर टीम बनाने का क्या? आप इस तरह अकेले नहीं भाग सकते। अगर हमारे पास टीम का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा, तो अगली अलौकिक घटना में हम सबके मारे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आप मुझ जैसी सुंदरी को उन भूतिया जीवों के हाथों मरते हुए नहीं देखना चाहेंगे, है ना? ये कहकर उसने अपने काले बालों को झटकते हुए अपनी सुंदरता का प्रदर्शन किया। रोहित ने एक नज़र डाली। क्या तुमने उस भूत की शक्ति का फिर से उपयोग किया है? उसने गौर किया कि गुनगुन का रूप और रंग रूप एक बार फिर बदल गया था। ये बदलाव अवर्णनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हिस्से पतले हो गए थे, जबकि कुछ हिस्सों में थोड़ा मांस बढ़ गया था, जिससे कुल मिलाकर उसका शरीर और चेहरा और भी परिपूर्ण हो गया था। बिल्कुल कप्तान, आपकी पारखी नज़र है। मैंने पूरी रात शोध किया और अंततः सबसे उत्तम शरीर और चेहरा प्राप्त कर लिया। गुनगुन आत्मविश्वास से बोली, मैं अब निश्चित रूप से एशिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। अब से टीम में लुक्स दिखावट की जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि हमें लोगों से मिलना पड़ता है। जरा अनिल और पुनीत को देखो, और अनिकेत का वह भावशून्य चेहरा। जाहिर है वे इस तरह बाहर नहीं जा सकते। तुम किसे भावशून्य कह रही हो? पीछे से अचानक एक आवाज आए और अनिल चलकर पास आया। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सख्त था। बस आईने में देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ, गुनगुन ने मुड़कर कहा। गुनगुन को उसकी वर्तमान अवस्था में देखकर अनिल एक पल के लिए दंग रह गया। यह महान सुंदरी कौन है? मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं ना? गुनगुन मुस्कुराए। अनिल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह वास्तव में उसके सामने मौजूद असाधारण सुंदरता से चकित था। कोई भ्रम, इल्यूजन? गुनगुन ऐसी नहीं दिखती। वह दुबली पतली और अनाकर्षक है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गुनगुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, यह मेरा असली रूप है। तुमने पहले शायद गलत याद रखा होगा। यह अविश्वसनीय है, वास्तव में अविश्वसनीय। अलौकिक जगत, सुपरनैचुरल सर्कल में यह एक चमत्कार है। ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी पूरी त्वचा ही बदल ली है। क्या ये शरीर असली है? अनिल कुछ हद तक आश्चर्यचकित था और ये देखने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या वह एक जीवित व्यक्ति की गर्मी महसूस कर सकता है। मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? गुनगुन धीरे से फुफकारी और सीधे कमरे में चली गई, सोफे पर बैठ गई। फिर उसने रोहित की ओर देखा और कहा, अगर कप्तान एशिया की नंबर 1 सुंदरी के साथ कुछ करीबी संपर्क चाहते हैं तो मैं सहमत हो सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज्यादा सुंदर हो या इस फोटो वाली महिला ज्यादा सुंदर है? रोहित ने एक फोटो निकाली और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। फोटो में महिला को देखते ही गुनगुन की आंखें झपक उठीं। संपूर्ण, बेदाग, आश्चर्यजनक, एक ऐसी बौद्धिक सुंदरता बिखेरती हुई जो इस युग में बेमेल लग रही थी। असंभव, इस दुनिया में इतनी भव्य सुंदरी नहीं हो सकती, गुनगुन ने तुरंत कहा। फोटो निश्चित रूप से फोटोशॉप की हुई होगी, रोहित ने कहा। वास्तव में इतनी आश्चर्यजनक सुंदरी कोई नहीं है।
लेकिन फोटो फर्जी नहीं है क्योंकि यह महिला इंसान नहीं है। वह घोस्ट पेंटिंग, भूतिया पेंटिंग की महिला है। क्या? गुनगुन सदमे में चिल्लाए। अनिल भी आश्चर्य से पास आया। मैंने घोस्ट पेंटिंग के बारे में जानकारी देखी है। पेंटिंग में महिला अस्पष्ट है, उसके चेहरे के नैन नक्श धुंधले हैं, जैसे कि वे पूरी तरह से नहीं बनाए गए हों, केवल हाथों की एक जोड़ी दिखती है। कप्तान, क्या आपने देखा है कि घोस्ट पेंटिंग कैसी दिखती है? एक तरह से हाँ, इसलिए मेरी बात यह है कि तुम घोस्ट पेंटिंग के रूप को याद रखो। शायद मेरे शहर छोड़ने के बाद तुम्हें इसका सामना करने का मौका मिले। समय आने पर इसे पहचानने में गलती मत करना, रोहित ने कहा। जहां तक फोटो की बात है, एक तस्वीर ले लो और इसे अपने पास रखो। यह एक खुफिया संपत्ति हो सकती है जो तुम्हारे काम आ सकती है। बाद में इसकी एक प्रति अनिकेत और अन्य लोगों को दे देना। अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ जयपुर शहर वापस चली जाती हूँ, गुनगुन ने कहा। मुझमें इस स्तर की अलौकिक तीव्रता वाली घटना को छूने की हिम्मत नहीं है। अनिल ने कहा, मैंने अभी तक अपनी समस्या का समाधान नहीं किया है। अगर यह सुलझ गई तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मुझे पता है कि तुम प्रतिशोधी भूत वेंजफुल गोस्ट के पुनर्जीवन की समस्या को हल करना चाहते हो, लेकिन मैं अभी मदद करने में असमर्थ हूँ। मेरे पास जो चीजें हैं वे तुम्हारी सहायता नहीं करेंगी, इसलिए मुख्यालय से किसी समाधान की उम्मीद करो, रोहित ने कहा। उम्मीद तो यही है, अनिल ने उत्तर दिया। रोहित फिर से विचार करने लगा, ये सोचते हुए कि यदि प्रतिशोधी भूत पुनर्जीवित होने वाले हैं तो घोस्ट श्राउड, प्रेत कफन शायद जीवन काल को बढ़ा सकता है। लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही, क्योंकि उसे खुद भी घोस्ट श्राउड की जरूरत थी। यदि उसने एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को सुलझा लिया, लेकिन फिर प्रतिशोधी भूत के पुनर्जीवन की समस्या का सामना करना पड़ा, तो उसे नियंत्रण करने के लिए अपने चौथे भूत के रूप में घोस्ट श्राउड का उपयोग करना होगा। बेशक यह एक आपातकालीन योजना थी। यदि संभव हो तो वह मृत्यु कफन वाले वस्त्र को नहीं पहनना चाहेगा। इसके अतिरिक्त टीम बनाने की योजना को कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। अगर मैं कुछ दिनों बाद भी जीवित रहा तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, रोहित ने आगे कहा। उसके मन में वास्तव में घोस्ट हैंडलर्स, भूतों को नियंत्रित करने वालों की एक टीम बनाने का विचार था, और पर्याप्त लोग भी थे। अनिकेत, सुनीता, अनिल, गुनगुन, पुनीत, कपिल के साथ मिलकर काम बन जाता। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं जिससे कई चीजें सुचारू रूप से नहीं हो पाईं। कप्तान, क्या आप कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं? गुनगुन ने हैरानी से पूछा। रोहित ने कहा, ठीक वैसा नहीं है, दरअसल मैं खुद एक छोटी सी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझ पर एक प्रतिशोधी भूत का अभिशाप है और मुझे इसे सुझाने की जरूरत है। अगर मैं सफल रहा तो बच जाऊंगा, अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या? अनिल स्तब्ध रह गया। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? गुनगुन भी अवाक रह गई और कुछ अविश्वास के साथ रोहित की ओर देखने लगी। ये कुछ दोस्तों के साथ हुई लड़ाई के बाद हुआ। हालांकि यह खबर अभी फैली नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा, रोहित ने समझाया। तभी अनिल को पिछली रात की वह डरावनी घटना याद आई। उसे रोहित की मौत की सूचना तक मिली थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि रोहित अभी जीवित है। विरोधाभासी सूचनाओं ने उसे भ्रमित कर दिया था। यही कारण था कि वह आज सुबह स्थिति की जांच करने और वास्तव में क्या हुआ था ये समझने के लिए ऊपर आया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कल रात जो घोस्ट डोमेन दिखाई दिया था वह वास्तव में रोहित और सुपरनेचुरल सर्कल के उसके परिचितों के बीच हुई लड़ाई का परिणाम था। हंगामा करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं जीत गया। रोहित रुका, उसकी नज़र सूक्ष्म रूप से नीचे की मंजिल की ओर मुड़ गई। अधीरा और अरूप गुप्ता आ चुके थे। जेमिनाई सेड, अध्याय 615, निर्णय। अधीरा और उनका समूह पिंगॉन होटल पहुंच गया। इस बार वे मुख्यालय की पूरी ईमानदारी के साथ आए थे, और अरूप गुप्ता की उपस्थिति का अर्थ ये भी था कि उन्होंने रोहित को खत्म करने के विचार को त्याग दिया था और इसके बजाय कल की घटना का एक सुखद अंत करने के लिए अधिक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रास्ता चुना था। हम में से कुछ लोगों का ऊपर जाना ही काफ़ी है, ज़्यादा लोग होने पर रोहित को संदेह हो सकता है, अधीरा ने कार से उतरने से पहले कहा, और फिर वह अरूप गुप्ता, बिस्वजीत और फ़ोन ऑपरेटर पूनम के साथ पिंगॉन होटल में दाखिल हुए। दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले ही बिस्वजीत ने अपने गहरे रंग के चेहरे और सुन्न कर देने वाली ठंडक के साथ रूखेपन से उन्हें आगाह किया, हम पहले से ही रोहित के घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र में हैं और अभी वह किसी भी समय आप में से किसी को भी मार सकता है, और मैं उसे समय पर रोक नहीं पाऊंगा। अधीरा का दिल सशंकित हो उठा। उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, वह कोई गड़बड़ नहीं करेगा, मुझे अभी भी रोहित पर काफ़ी भरोसा है। मंत्री जी, प्रोफेसर अरूप, वे अभी यहीं थे, इतनी अचानक कैसे गायब हो गए? पूनम ने घबराते हुए कहा। उसी क्षण अरूप गुप्ता बिना किसी के जाने की कब उन कुछ लोगों की नज़रों से रहस्यमय तरीके से ओझल हो गए थे, पीछे कोई निशान तक नहीं बचा था।
विश्वजीत ने कहा, उन्हें निश्चित रूप से रोहित ले गया होगा, ऐसा लगता है कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर अरूप से बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अधीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अभी अभी कहा था कि रोहित कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, लेकिन उनके दरवाजे में कदम रखते ही रोहित ने अपनी चाल चल दी थी। जेमिनाई सैड। तभी कमरे में गुनगुन और अनिल से बात कर रहे रोहित ने अचानक खड़े होकर कहा, मुझे किसी से मिलना है, तुम लोग आपस में बात करो, बस याद रखना कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। उनमें कुछ बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। उसने उन्हें चेतावनी देना ज़रूरी समझा, कहीं ऐसा न हो कि वे दोनों अपनी जिज्ञासा को रोक न पाएं और उसके बॉडी बैग को खोलकर वे चीज़ें निकाल लें जो नहीं निकाली जानी चाहिए। हालांकि घोस्ट डोमेन में रोहित को सबकी हर हरकत का पता था, फिर भी किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए पहले ही स्पष्ट करना आवश्यक था। आखिरकार भूत नियंत्रण करने वालों घोस्ट कंट्रोलर्स के बीच विश्वास कायम करना बहुत कठिन होता है। उनके जवाब का इंतजार किए बिना रोहित कमरे से गायब हो गया। इस समय पहली मंजिल से गायब हुए अरूप गुप्ता होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर दिखाई दिए। होटल के शीर्ष स्तर पर कोई बना बनाया आधार नहीं था, बाहरी हिस्सा टेम्पर्ड ग्लास मजबूत कांच से बना था। अरूप गुप्ता एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उस प्रतीत होने वाले नाजुक कांच पर खड़े थे, जबकि तेज हवाएं उनके चारों ओर ऐसे चल रही थी जैसे किसी भी क्षण उनके दुबले शरीर को नीचे फेंक देंगी। लेकिन अरूप गुप्ता शांत दिख रहे थे और उन्हें ऊंचाइयों से कोई डर नहीं लग रहा था। इसके बजाय उन्होंने ऊपर आराम से टहलना शुरू कर दिया, अपने शरीर को स्ट्रेच किया और दूर तक फैले शहर के नज़ारे को निहारने लगे। क्या आपको डर नहीं लगता कि आप गलती से नीचे गिर जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी? रोहित की आवाज़ अचानक आई जब उसने अरूप गुप्ता को किनारे पर खड़े देखा, जो नीचे की मंजिलों की ओर देख रहे थे। तेज हवा के कारण उनका शरीर थोड़ा डगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल गिर सकते हैं। तुम्हारे घोस्ट डोमेन में ऐसा कुछ नहीं होगा, अरूप गुप्ता ने सहजता से मुड़कर कहा। अगर मैं वास्तव में नीचे गिरा तो वह निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी, और तुम्हें आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए बुलाई गई इस निजी बैठक में शामिल होना चाहिए। ये तुम्हारे ही हित में है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसके कुछ नुकसान भी होंगे। रोहित ने कहा, आपने एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप पर शोध किया है, तो आपको मेरी स्थिति पता होनी चाहिए। बोलने के बाद उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जिस पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खुला था, अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और एक अजीब सी बजने वाली आवाज़, जो दूसरों को सुनाई नहीं दे रही थी, उसके भीतर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। वास्तव में मैंने कुछ समय के लिए एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप पर शोध किया था, लेकिन मैंने जल्दी ही इसे छोड़ दिया, अरूप गुप्ता ने कहा। क्या आप असफल रहे? रोहित ने पूछा। अरूप गुप्ता ने कहा, नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि किसी अलौकिक वस्तु सुपरनैचुरल ऑब्जेक्ट पर उम्मीदें टिकाना मूर्खता है। चाहे वह वस्तु कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल किसी की अमरता सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन बिगड़ती स्थिति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए थोड़े समय में कोई परिणाम न मिलने पर मैंने शोध छोड़ दिया। लेकिन चलिए अभी ये टोन म्यूजिक बॉक्स की बात को किनारे रखते हैं, हमें तुम्हारी स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए। रोहित थोड़ा प्रभावित हुआ, मेरी स्थिति? क्या आपका मतलब मेरे द्वारा फ्रेंड्स सर्कल के लोगों को खत्म करने से है, या फ्रेंड्स सर्कल द्वारा मुझे खत्म करने से? चाहे जो भी हो, उसका एक परिणाम होना चाहिए। हालांकि मैं बातचीत में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं इस स्थिति को पूरी तरह से बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि इससे मेरा शोध निरर्थक हो जाएगा, अरूप गुप्ता ने कहा। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं अब कप्तान की भूमिका नहीं निभा रहा हूं, मैं जयपुर शहर वापस जाने की योजना बना रहा हूं, रोहित ने लापरवाही से कहा। अरूप गुप्ता ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। घोस्ट आई प्रेत नेत्र, रोहित के इस्तीफे का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये कई लोगों को हिला देगा। तो क्या मुझे मार देंगे? रोहन का बदला लेने के लिए, वह भी एक कप्तान था। मुझे रास्ते से न हटाना भी कई लोगों को परेशान करेगा, रोहित ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जब ऐसा होगा तो स्थिति उतनी ही खराब होगी और कैप्टन प्लान को भी खत्म करना पड़ेगा। नहीं, रोहन मर चुका है और तुम अभी जीवित हो। सारा दोष एक मरे हुए व्यक्ति पर डाला जा सकता है, और तुमने रोहन को मार दिया जो गलत था, इसलिए तुम्हें इसका श्रेय मेरिट मिलेगा। मुख्यालय की थोड़ी सी चतुराई से न केवल इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति के कारण गलत इरादे रखने वाले भूत नियंत्रक भी डरे रहेंगे, जिससे स्थिति और भी अनुकूल हो जाएगी। अरूप गुप्ता ने रोहन पर अंतिम फैसला सुनाते हुए बहुत सीधे और बेरहम तरीके से बात की। बेशक, शर्त यह है कि तुम मर नहीं सकते, कम से कम निकट भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। और जहां तक इस्तीफे की बात है, वह तो और भी असंभव है, अन्यथा मुख्यालय की बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार सभी भूत नियंत्रक चरमपंथी और संदेही स्वभाव के होते हैं। ये सुनकर रोहित की आंखें थोड़ी सिमट गईं।
अरूप गुप्ता का तरीका वास्तव में क्रूर और स्मार्ट था। रोहन की मृत्यु का उपयोग अपना अधिकार स्थापित करने के लिए करना और रोहित का उपयोग मुख्यालय की विश्वसनीयता बढ़ाने और अन्य शरारती भूत नियंत्रकों को डराने के लिए करना। यदि यह सफल रहा तो वर्तमान स्थिति पहले से बेहतर होगी। रही बात फ्रेंड्स सर्कल के उन लोगों की, तो उन्हें मरा ही रहने दो। ये मुख्यालय के लिए फ्रेंड्स सर्कल के सभी शोध प्रोजेक्ट्स और संपत्तियों पर कब्जा करने का एक अच्छा मौका है, जिससे मेरे आगामी प्रयोगों और मुख्यालय दोनों को बहुत मदद मिलेगी। अरूप गुप्ता ने अपनी बात जारी रखी। जेमिनाई सेड, एक तीर से तीन शिकार। रोहित की नज़रें थोड़ी टिमटिमाईं। आप लैब में छिपकर अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हैं, आपको तो मंत्री होना चाहिए था। अरूप गुप्ता ने कहा, मंत्री कोई भी बन सकता है, और भले ही वे बहुत अच्छा काम करें, वे निर्णायक भूमिका नहीं निभाते। जो चीज़ वास्तव में स्थिति को प्रभावित करती है वह है भयंकर भूतों फेयर्स घोस्ट्स पर शोध और उनका समाधान। तर्क तो है। रोहित उनकी बात से सहमत हुआ और फिर आगे बढ़ा। अगर आपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है तो मेरे लिए आपके पास क्या योजना है? अरूप गुप्ता ने कहा, तुम इस्तीफा दे दो और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले जाओ। अपने काम में कुछ व्यक्तिगत गलतियों के कारण तुम कप्तान का पद छोड़ रहे हो। पूर्व उप मंत्री ने तुमसे जो वादे किए थे वे अभी भी कायम हैं। तुम अभी भी जयपुर शहर के प्रभारी रहोगे। साथ ही तुम्हें मुख्यालय से 6 लोगों को अपनी टीम बनाने के लिए ले जाने का अधिकार है, बस बिना सरकारी लाभों के। अपने साथियों सहित ज़रूरत पड़ने पर तुम उनके लिए लड़ सकते हो, और उनके हक के लिए लड़ने का तरीका सरल है, अलौकिक घटनाओं को सुलझाओ। रोहित ने उनकी ओर देखा और कहा, तो आप मुझे एक शहर और कुछ साथियों के साथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उस शहर और अपने साथियों की स्थिति के लिए मुझे भविष्य में भी मुख्यालय के लिए काम करना ही पड़ेगा। अरूप गुप्ता ने इससे इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। मोटा मोटा यही हिसाब है। एक विन विन, दोनों पक्षों का लाभ सहयोग तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। अगर आप जयपुर शहर नहीं देंगे तो मैं इसे खुद ले सकता हूं, रोहित ने कहा। हो सकता है मैं अगले सर्कल का अध्यक्ष बन जाऊं। तुम इतने महत्वाकांक्षी नहीं हो, तुम अगला सर्कल नहीं बन सकते, अरूप गुप्ता ने कहा। ये क्षमता का नहीं बल्कि चरित्र का मामला है। अगर तुम अगला सर्कल बनना चाहते तो तुम कप्तान का पद नहीं छोड़ते। अगर मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? रोहित ने सीधे तौर पर फिर से पूछा। आखिरकार मैं एक मरणासन व्यक्ति हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे डराने की जरूरत नहीं है, ये काम नहीं करेगा, अरूप गुप्ता ने कहा। मेरे पास देने के लिए केवल एक ही शर्त है, और वह है 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को हटाने में तुम्हारी मदद करना। मुझे इस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, रोहित ने कहा। अरूप गुप्ता बोले, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्या तुम्हें उस कागज के टुकड़े स्किन पेपर पर भरोसा है, या तुम उस बस में चढ़ने की सोच रहे हो? स्किन पेपर। रोहित की नज़रें थोड़ी बदलीं। उसने हमेशा स्किन पेपर को अपना आखिरी विकल्प माना था, और अगर उसके पास थोड़ा सा भी विकल्प होता तो वह उस पर दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करता। मैंने उस बस में चढ़ने पर विचार किया है। आखिरकार वह शायद मेरे भूत पुनर्जीवन गोस्ट रिवाइवल की समस्या को भी हल कर दे। वह चीज़ जो आपने पिछली बार बनाई थी उसने विफल होना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हारा मतलब उस नकली कॉफिन नेल ताबूत की कील से है? अरूप गुप्ता ने कहा, मैंने पिछली बार तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसमें खामियां हैं। कैसी खामी? आपने उस समय ऐसा नहीं कहा था, रोहित ने सवाल किया। क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला? उस चीज़ ने काम करना बंद करना शुरू कर दिया है, अरूप गुप्ता ने कहा। आखिरकार इसे एक घोस्ट एनवॉय की क्षमताओं के एक हिस्से को पकड़कर बनाया गया था, जबकि इसमें 3 भूतों को दबाने का प्रभाव है। समय बीतने और उपयोग की संख्या बढ़ने के साथ ये दबाने वाली शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी जब तक कि वह पूरी तरह से गायब न हो जाए। इसे घोस्ट कैंडल का उन्नत संस्करण समझो। हालांकि मेरी गणना के अनुसार इसे इतनी जल्दी विफल नहीं होना चाहिए था। क्या तुमने किसी अत्यधिक खतरनाक भूत को दबाने की कोशिश की थी? बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। सावधान रहो कि यह अचानक काम करना बंद न कर दे और तुम पर किसी भयंकर भूत का हमला न हो जाए। रोहित के चेहरे के भाव काले पड़ गए। अरूप गुप्ता ने पहले इन विवरणों का उल्लेख नहीं किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि रमन के शरीर के अंदर के भूतों में से केवल एक को दबाने के लिए ही उसके घोस्ट हैंड के 3 स्थान स्पॉट्स लग गए, और वह सीजर होटल में उस ऊंचे सड़ते हुए शव को बिल्कुल भी नहीं दबा सका, जिसके परिणामस्वरूप उस पर फायरवुड नाइफ से हमला हुआ। चाहे वह ऊंचा सड़ता हुआ शव हो या रमन के अंदर का लगभग पुनर्जीवित भूत, दोनों ही अत्यंत खतरनाक थे, जो अरूप गुप्ता द्वारा वर्णित स्थिति के अनुरूप थे। वह अभी भी खुद को संतुलित करने में सक्षम इसलिए था क्योंकि उसका घोस्ट हैंड अधूरा था, घोस्ट शैडो मृत अवस्था में थी, और घोस्ट आई और घोस्ट शैडो दोनों इसे दबाने में मदद कर रहे थे। उन 3 स्थानों को जोड़ने पर निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी।
लेकिन उसके 2 स्थानों के पूरी तरह से विफल होने का असली कारण उस डरावने फायरवुड नाइफ का उपयोग करना था। उसने एक माध्यम के रूप में 2 बार चाकू चलाया, जिससे उसके 2 दबाने वाले स्थान सप्रेसिंग स्पॉट्स कम हो गए। अरूप गुप्ता ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगर तुम उस बस में चढ़ने की सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम सावधानी से सोच लो। तुम्हारी चेतना पहले से ही एक टोन म्यूजिक बॉक्स द्वारा अभिशप्त है। अगर तुम उस पर चढ़ते हो और बस तुम्हारे शरीर के भूत को दबा देती है और उसके साथ अभिशाप को भी, तो क्या तुम्हारी चेतना बनी रहेगी या वह एक पल में गायब हो जाएगी? मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि वह एक पल में गायब हो जाएगी। ये सिर्फ आपका अंदाजा है। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने भी इस संभावना पर विचार किया था, लेकिन वह फिर भी जोखिम उठाने को तैयार था। मैंने शोध किया है, तुम्हें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, किस्मत पर नहीं, अरूप गुप्ता ने गंभीरता से कहा। अगर तुम एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को हल करना चाहते हो तो तुम्हें अभिशाप को चेतना से अलग करना होगा, तभी तुम बच सकते हो। मेरे पास एक व्यवहार्य तरीका है। इसकी सफलता की दर तुम्हारे उस बस में जाने से निश्चित रूप से अधिक है। आज मैंने जो कहा उसे स्वीकार करो और मैं तुम्हारे लिए अभिशाप को संभाल लूंगा। बस मुझे तैयारी के लिए 2 दिन दो। इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारा अभिशाप नहीं फटेगा। रोहित की नज़रें थोड़ी घूमी, जैसे वह अपने विकल्पों को तौल रहा हो। जेमिनाई सेड, बस का मामला बहुत अधिक गोपनीय नहीं था। उससे पहले भी कई लोग उस पर सवार हो चुके थे। क्या ये वैसा ही था जैसा अरूप गुप्ता ने कहा था कि बस में चढ़ने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी? क्या जुआ खेलना बेहतर था या अरूप गुप्ता पर भरोसा करना, या शायद उसे स्किन पेपर पर दी गई जानकारी की जांच करनी चाहिए? अंततः उसे घोस्ट कैबिनेट के साथ लेनदेन पूरा करने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी, जहां लेनदेन के दौरान रोहित अपनी शर्तें रख सके। घोस्ट कैबिनेट ने उससे फोटो में दिख रहे व्यक्ति को खोजने के लिए कहा था। अगर वह ऐसा कर सका तो घोस्ट कैबिनेट उसके लिए एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को सुलझा देगा। उसके बाद घोस्ट कैबिनेट क्या मांगे रखेगा यह उसके हाथ में नहीं था। असीमित व्यापार के नियम एक गहरा गड्ढा थे। रोहित इस खेल को खेलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसके पास खेलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे बस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, न ही स्किन पेपर पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए, और जीवित रहने की अपनी उम्मीद को घोस्ट कैबिनेट पर तो बिल्कुल भी नहीं टिकाना चाहिए। लेकिन अरूप गुप्ता भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। रोहित शांति से सोचने लगा। अब वह पिछली रंजिशों से चिंतित नहीं था, जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण था। अगर वह जीवित नहीं रह सका तो किसी और चीज का कोई मतलब नहीं था। अगर किसी भी पक्ष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो मुझे हर विकल्प को आजमाना चाहिए। मुझे बस के स्थान का पता लगाना होगा, घोस्ट कैबिनेट के साथ लेनदेन पूरा करने का प्रयास करना होगा, स्किन पेपर के बारे में पूछताछ करनी होगी, और मुझे अरूप गुप्ता के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। सोचने के बाद रोहित बोला, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। आपको 2 दिन देता हूँ। 2 दिनों में मैं परिणाम देखने की उम्मीद करता हूँ। अगर आपने मुझे निराश किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, अरूप गुप्ता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो क्या हम एक सुखद सहयोग शुरू करें? अध्याय 616 नामकरण। रोहित ने हाथ आगे बढ़ाते हुए अरूप गुप्ता की ओर देखा, लेकिन उनका हाथ नहीं थामा। उसने केवल इतना कहा, इस तरह के शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा रिश्ता केवल एक सीधा लेनदेन है। मैंने वह सब किया है जो मुझे करना चाहिए था और मुख्यालय के प्रति अपने दायित्वों को पूरा किया है। मुझे बस उम्मीद है कि आप हमारे अंतिम सौदे में अपनी बात पर कायम रहेंगे। यदि आपकी बातें मुझे धोखा देने के लिए हैं या यदि आपका कोई अन्य गुप्त उद्देश्य है तो मुझे विश्वास है कि आपकी चतुराई के कारण कई लोग मारे जाएंगे। मेरी क्षमता पर संदेह न करें और मेरे संकल्प पर भी संदेह न करें, क्योंकि मैं अब वास्तव में मुख्यालय का व्यक्ति नहीं रहा। केवल एक पद अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता। अरूप गुप्ता रुके और अपना हाथ पीछे खींच लिया। आज मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति ही मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। आखिरकार आप मुझे किसी भी क्षण मार सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको परिस्थितियों पर विश्वास करना चाहिए। वर्तमान स्थिति आपको मरने की अनुमति नहीं देती। रोहित ने कहा, मुझे स्थिति पर भरोसा नहीं है, मैं केवल तथ्यों पर भरोसा करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। मैंने रमन को मारा है, उसका शरीर कहाँ है? अरूप गुप्ता ने कहा, तुम वह कैंची चाहते हो? उन्होंने तुरंत रोहित के इरादे का अंदाजा लगा लिया। सही कहा, ये युद्ध में जीती हुई मेरी संपत्ति स्पॉइल्स ऑफ वॉर है। आप मुझे धोखा देने की तो नहीं सोच रहे होंगे? रोहित ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। चीजों को अलग अलग रखते हैं। आप इस मामले को उस बात के साथ नहीं मिला सकते जो हमने पहले की थी। अरूप गुप्ता ने कहा, वह प्रीतम ही था जिसने रमन के स्थान का पता लगाया था। उसने मुख्यालय को इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी। यदि वहां घोस्ट सिजर्स
प्रेत कैंची हैं तो वह एक संभावित संदिग्ध है। अभी प्रीतम रमन की लाश को ठिकाने लगाने में व्यस्त है और वह इसे सफलतापूर्वक संभाल पाएगा या नहीं यह अभी भी अनिश्चित है। यदि लाश को ठिकाने लगाने के बाद प्रीतम के पास वे घोस्ट सिजर्स आ जाते हैं तो इसकी संभावना कम ही है कि वह उन्हें सौंपेगा। रोहित ने कहा, तो मुझे पता दीजिए, मैं खुद जाकर उन्हें ले लूंगा। आपका समय आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, अरूप गुप्ता ने गंभीरता से कहा। क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं या आप बस मुझे टाल रहे हैं? रोहित की नज़रें और गहरी हो गईं। एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप ने वास्तव में उसे बहुत मुसीबत में डाल दिया था। अरूप गुप्ता, जो एक अलौकिक वस्तु के कारण इस बातचीत को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, बोले, ऐसा करते हैं, यदि प्रीतम को घोस्ट सिजर्स प्रेत कैंची मिल जाती हैं तो मैं उससे अनुरोध कर सकता हूं कि वह उन्हें तुम्हें दे दे, लेकिन वह सहमत होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। आखिरकार वह अब कप्तान स्तर का है। पहले की तुलना में अब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। यदि वह सहमत नहीं होता और तुम्हें बाद में उन्हें खुद जाकर लेना पड़ता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, मुझे ये याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तब आप वास्तव में मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, रोहित ने कहा। बिल्कुल, अरूप गुप्ता ने कहा। रोहित ने और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। अरूप गुप्ता वहीं खड़े रहे और देखते रहे कि उनके आसपास का सब कुछ एक बार फिर बदल गया। अब वह छत पर नहीं थे बल्कि पिंगोन होटल की पहली मंजिल की लॉबी में पहुंच गए थे। ये घोस्ट डोमेन ही था जिसने स्थान बदल दिया और उन्हें वापस भेज दिया। इस समय अधीरा, बिस्वजीत और पूनम यहाँ इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर अरूप, क्या हुआ? रोहित ने आपसे क्या कहा? अधीरा उत्सुकता से जानने के लिए दौड़कर पास आए। अरूप गुप्ता ने कहा, मेरा उसके साथ एक समझौता हुआ है, मैं उसे एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा और उसने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। क्या? रोहित इतनी जल्दी मान गया? उसने कोई बड़ी मांग नहीं की। अधीरा तुरंत हैरान हो गए क्योंकि रोहित के पिछले स्वभाव के अनुसार वह इस बार निश्चित रूप से कुछ बड़ी मांगें रखता और बिना बड़ा फायदा उठाए पीछे नहीं हटता। अधीरा ने तो खुद को कुछ रियायतें देने के लिए तैयार भी कर लिया था। अरूप गुप्ता ने कहा, नहीं, उसने कोई मांग नहीं की। अधीरा ने तुरंत अपनी भौहें सिकुड़ी। क्यों? जब कोई कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहा हो तो उसका वेतन वृद्धि मांगना सामान्य है, लेकिन अचानक एक दिन यदि कोई कर्मचारी वेतन ही न चाहे तो इसका क्या अर्थ होता है? डिप्टी मिनिस्टर, क्या आप नहीं जानते? अरूप गुप्ता ने कहा, आपको पता होना चाहिए, आज रोहित न केवल मुख्यालय से दूर रहा, उसने आपसे मिलना तक गवारा नहीं किया। अधीरा चुप हो गए। ये सामूहिक रूप से मन टूटने का संकेत था। अब केवल नाम का पद रह जाने का मतलब था कि भविष्य की मुलाकातें पहले जैसी सहज नहीं होंगी। चलिए वापस चलते हैं, फिलहाल इससे निपटने का कोई और तरीका नहीं है। हालांकि प्रोफेसर अरूप, आपको हाल ही में कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको रोहित के अभिशाप को सुलझाना ही होगा और यहाँ केवल सफलता की गुंजाइश है, विफलता की नहीं, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। अधीरा ने आह भरी और फिर गंभीरता से अनुरोध किया। वर्तमान स्थिति की स्थिरता केवल इसलिए थी क्योंकि रोहित अभी जीवित था। यदि रोहित की मृत्यु हो जाती तो उसका भूत जाग जाता और घोस्ट पेंटिंग की घटना तथा उसके दोस्तों के समूह के खात्मे के साथ मिलकर स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाती। मुझे पता है, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। समूह एक बार फिर पिंगोन होटल से निकल गया। फिर भी जब वे जा रहे थे, पूनम कुछ खोई खोई सी लग रही थी, क्योंकि उसने गौर किया कि उसके आसपास सब कुछ बदल रहा था। पास के लोग ओझल हो रहे थे और सब कुछ शांत होता जा रहा था। जेमिनाई सैड, तुम्हारी मुझ पर एक एहसान अभी भी बाकी है, मेरे लिए यह आखिरी काम कर दो। रोहित की आवाज़ अचानक गूंजी। वह लॉबी के सोफे पर बैठा था और शांति से पूनम की ओर देख रहा था। किसी को पता नहीं चला कि वह कब आया। पूनम कुछ हैरान थी और थोड़ा खुश भी। उसने कहा, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उप प्रमुख से पूछ सकती हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रोहित ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे अब उन पर भरोसा नहीं है और यह मामला एक निजी मामला है। मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता चले। ये किस बारे में है? पूनम ने पूछा। रोहित ने उत्तर दिया, ये कुछ खास नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुख्यालय के पहचान तंत्र आइडेंटिटी सिस्टम में घुसने का मौका ढूंढो और मेरे लिए एक नाम बदल दो। नाम बदल दूं? भला आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? पूनम उलझन में दिखी। एक भयानक अभिशाप से बचने के लिए। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अभिशाप है जिसके लिए माध्यम के रूप में नाम की आवश्यकता होती है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या नाम बदलने से काम बन सकता है। ये सिर्फ एक कोशिश है। मुझे यकीन भी नहीं है कि इससे मदद मिलेगी क्योंकि यह मामला काफ़ी रहस्यमय है और इसे स्पष्ट रूप से समझाना कठिन है, रोहित ने समझाया। वह पहले से ही एहतियाती कदम उठा रहा था। घोस्ट सिजर्स प्रेत कैंची के अभिशाप से बच रहा था क्योंकि इसकी पूरी संभावना थी कि प्रीतम के पास वे कुछ समय के लिए रहेंगी।
यदि प्रीतम उन्हें नहीं सौंपता तो रोहित को फिर से लड़ना पड़ता। पूनम तुरंत सहमत हो गई, कोई बात नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, तुम मेरे लिए कोई भी एक नाम चुन लो। जहाँ तक नाम की बात है वह मुझे मत बताना और किसी और को भी पता न चलने देना, रोहित ने कहा। पूनम फिर से चकित रह गई, मुझसे गुप्त रखने का कोई मतलब नहीं है, दूसरों को तो पता चल ही जाएगा। मेरी फाइल अत्यधिक गोपनीय है, कैप्टन स्तर की, और बहुत कम लोगों की उस तक पहुंच है। जब तक अधिकांश लोग इसे नहीं ढूंढ पाते तब तक ठीक है, रोहित ने समझाया। मैं समझ गई, पूनम ने सिर हिलाया। रोहित ने आगे कहा, तो फिर यही सही। अगर कभी काम की गलती के कारण तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम जयपुर शहर आ सकती हो। अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी का प्रबंध कर सकता हूँ। जैसे ही पूनम कुछ और कहना चाहती थी, उसने महसूस किया कि रोहित उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। आसपास सब कुछ एक बार फिर सामान्य हो गया। पूनम, तुम वहां सुस्त खड़ी क्या कर रही हो? वापस जाने का समय हो गया है। जब अधीरा ने पूनम को दरवाजे पर स्थिर खड़े देखा तो उन्होंने तुरंत उसे टोका। पूनम होश में आए और जल्दी से जवाब देते हुए दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने रोहित द्वारा अचानक मदद मांगने की बात का जिक्र नहीं किया। चूंकि उसने इसे गुप्त रखने का वादा किया था, इसलिए वह वैसा ही करने का इरादा रखती थी। रोहित ने वाहनों को जाते हुए देखा, उसकी नज़रें धीरे धीरे वापस मुड़ीं। उसके हाथ में एक और बक्सा था। इस बक्से में इंसानी खाल से बने कागज, स्किन पेपर थे। हालांकि उसने अरूप गुप्ता को 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को सुझाने के लिए 2 दिन का समय दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रोहित हाथ पर हाथ धरे खबर का इंतजार करेगा। उसे भी कदम उठाने की जरूरत थी और ये देखना था कि क्या वह उन 2 दिनों के भीतर अभिशाप को तोड़ने का कोई रास्ता खोज सकता है। बहरहाल, मैं अब पिंगोन होटल में नहीं रुक सकता, मुझे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी, रोहित ने मन ही मन सोचा। उसे एक अच्छी जगह का विचार आया। चाली का घर। ये वही व्यक्ति था जो अतीत में उससे हार गया था और उसे मुआवजे के तौर पर अपना विला और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रोहित को देना पड़ा था। अब जब उसका फ्रेंड सर्कल खत्म हो चुका था तो बहुत कम लोगों को चाली के निवास के बारे में पता होगा। रहने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। इसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल के खत्म होने की खबर सुनकर वह व्यक्ति शायद दोबारा कभी शहर लौटने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सोचकर रोहित अपना सामान पैक करने और वहां से निकलने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। क्या आपका सारा काम हो गया? कमरे में अनिल और गुनगुन अभी गए नहीं थे और इस समय पुनीत भी वहां मौजूद था। रोहित ने कहा, लगभग हो गया है, मैं अब निकल रहा हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। अगर मुझसे संपर्क न हो पाए तो मुझे ढूंढने के लिए इस पते पर आ जाना। ये कहकर उसने एक पता लिख दिया। अगर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते और फोन पर भी मुझसे संपर्क नहीं हो पाता तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूं। तब तुम्हें टीम बनाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ टीम बनाने का मतलब है मुख्यालय छोड़ना। यदि तुम भविष्य में मुख्यालय की मदद चाहते हो तो तुम्हें अलौकिक घटनाओं को खुद सुलझाना होगा, इसलिए इस पर अच्छी तरह विचार कर लो, रोहित ने निर्देश दिया। शायद किसी दूसरे कप्तान के साथ जुड़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, उसने सुझाव दिया। उसने जोर नहीं दिया, केवल उन्हें एक विकल्प दिया। वे तीनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें ऐसा मोड़ लेंगी। उनके जवाब का इंतजार किए बिना रोहित अपना बैग हाथ में लिए वहां से ओझल हो चुका था। जेमिनाई सेड, अध्याय 617, गलत योजना। अरूप गुप्ता की योजना को किनारे रखते हुए रोहित के पास वर्तमान में 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से निपटने के केवल 3 तरीके थे। 1. उस अलौकिक भूथा बस पर एक बार फिर सवार होना। 2. घोस्ट कैबिनेट के साथ व्यापार पूरा करने के बाद अपनी मांगें रखना। 3. इंसानी खाल वाले कागज, स्किन पेपर पर दी गई जानकारी। इन तीनों के अलावा रोहित को लगा कि टीना का पीछा करने के लिए सीजर होटल वापस जाने और 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के रहस्य को खोजने का तरीका बहुत अनिश्चित था। खतरे के उच्च स्तर का तो जिक्र ही क्या, उसे ये भी नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा या कहीं वह उस भूतिया जगह में फंस न जाए। एक बार अभिशाप फूट पड़ा तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। ठीक इसी समय शहर के बाहरी इलाके में एक विला परिसर के भीतर रोहित विला नंबर 8 में अकेला बैठा विचार कर रहा था। उसके सामने अभी भी मुआवजे की वह बड़ी राशि थी जो चाली जाते समय छोड़ गया था। वह सोने का एक ढेर था, साथ ही कुछ संपत्ति के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे। लेकिन अब रोहित की इन चीज़ों में दिलचस्पी खत्म हो गई थी। आखिरकार मूल रूप से वह पैसा सिर्फ अपनी मृत्यु के बाद के कुछ मामलों की देखभाल के लिए चाहता था। अब जबकि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया था, अतिरिक्त संपत्ति फालतू लग रही थी, वैसे भी उनके पास उन्हें खर्च करने और आनंद लेने के लिए जीवन नहीं बचा था। तीनों योजनाओं में
क्रम के अनुसार घोस्ट कैबिनेट की योजना को पहले, इंसानी खाल वाले कागज को दूसरे और बस को आखिरी स्थान पर रखना चाहिए। रोहित ने अपनी व्यवस्था करने से पहले कुछ देर विचार किया। जहां तक बस योजना को अंतिम विकल्प रखने की बात थी, वह इसलिए क्योंकि उसे भी महसूस हुआ था कि बस में चढ़ते ही मरने की संभावना बहुत अधिक थी। जेमिनाई सेड, आखिरकार अरूप गुप्ता की बातें कुछ हद तक विश्वसनीय तो थीं। घोस्ट कैबिनेट, प्रेत अलमारी से जुड़ी योजना सबसे सुरक्षित थी क्योंकि रोहित इसके व्यापार के नियमों को जानता था। जब तक घोस्ट कैबिनेट अपना हिस्सा पूरा कर सकता था, मामला सुलझ सकता था। हालांकि निश्चित रूप से इसमें थोड़ी परेशानी थी। फोटो में मौजूद व्यक्ति को ढूंढना। समय सीमा 1 साल है। रोहित के हाथ में अभी भी वह फोटो थी। फोटो वाले व्यक्ति को खोजने के लिए 1 साल की मोहलत पर्याप्त समय है। देखने में यह एक सरल कार्य लगता है, फिर भी अब जब मैं गहराई से सोचता हूं तो इसमें एक गहरा जाल छिपा है। क्या होगा अगर यह व्यक्ति दुनिया में कहीं मौजूद ही न हो? मैं कैसे खोजूंगा? क्या मुझसे यह उम्मीद की जा रही है कि मैं हवा से किसी व्यक्ति को प्रकट करूं और उसे घोस्ट कैबिनेट को सौंप दूं? और फोटो में दिख रही महिला के घोस्ट पेंटिंग वाली महिला होने का संदेह है, लेकिन घोस्ट पेंटिंग पूरी तरह से वह नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक पेंटिंग है। क्या वह वही घोस्ट ब्राइड, प्रेत दुल्हन है जिससे मैं पिछली बार बस में मिला था? या मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी पहेली के टुकड़ों, पजल पीसेस को इकट्ठा करना होगा? रोहित की नज़रें टिमटिमाईं। ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। पिछली बार मैंने पिंकू को खोजने का जो अनुरोध किया था, वह एक सरल कार्य था। घोस्ट कैबिनेट अचानक कार्य की कठिनाई को इतना नहीं बढ़ाएगा, इसलिए मुझे सभी टुकड़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत संभावना है कि केवल टुकड़ों का पता लगा लेना ही काफ़ी होगा। जब तक मैं उन टुकड़ों की स्थिति घोस्ट कैबिनेट को बता देता हूं, तब तक कार्य पूरा माना जाना चाहिए। कुछ सोच विचार के बाद उसे लगा कि यह कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में घोस्ट पेंटिंग वाला भूत ही है या नहीं। यदि ऐसा था, तो उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस भूत के कितने टुकड़े अस्तित्व में हैं। इसलिए इस बिंदु तक वह केवल एक ही चीज़ से मदद मांग सकता था, इंसानी खाल वाला कागज़, स्किन पेपर। रोहित ने फोटो नीचे रखी, उसकी नज़रें घूमी और उसने वापस सोने के बक्से की ओर देखा। जेमिनाई सेड, सच तो यह है कि वह इससे काफ़ी सतर्क था। इसकी जानकारी के भीतर भयानक जाल छिपे होते थे, जिनमें एक भी लापरवाही भरा कदम रखने पर कोई भी आसानी से गिर सकता था। और यदि कोई जाल में गिर गया तो उसका अर्थ मृत्यु था। एकमात्र समय जब कोई जाल नहीं था, वह शायद गिरीश गांव में घोस्ट कॉफिन, प्रेत ताबूत की घटना के दौरान था। क्या इंसानी खाल वाला कागज़ घोस्ट एनवॉय, प्रेत दूत से डर सकता है, ये चिंता करते हुए कि वह उनके द्वारा खा लिया जाएगा? या क्या ये घोस्ट एनवॉय द्वारा स्थायी रूप से दबा दिए जाने और अपनी इस विचित्र क्षमता को पूरी तरह खो देने से डरता है? मैं अरूप गुप्ता पर भरोसा नहीं कर सकता, और न ही मैं इंसानी खाल वाले कागज़ पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन जीवित रहने के लिए मुझे एक चुनाव करना ही होगा। रोहित ने अपने दस्ताने पहन लिए। विशेष रूप से बनाए गए दस्ताने अलौकिक शक्तियों को अलग कर सकते थे। वह हमेशा इतना ही सावधान रहता था। बक्सा खोलने के बाद उसने इंसानी खाल वाला कागज़ बाहर निकाला। गहरे भूरे रंग के उस कागज़ में अभी भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उसे इस तरह मोड़ा गया था कि वह मामूली सा लगे, लेकिन एक अजीब ठंडी आभा हमेशा महसूस की जा सकती थी। ये चीज़ वास्तव में कुछ हद तक मनहूस थी। मेरा नाम रोहित है, और जब तक आप इसे पढ़ेंगे, मैं मर चुका हूँ। इंसानी खाल वाले चर्मपत्र पर अजीब काले अक्षर उभरने लगे, जिससे एक पूरा वाक्य बना जो रोहित के सामने प्रकट हुआ। लेकिन बस इतना ही था। आमतौर पर इंसानी खाल वाले चर्मपत्र को सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, और यहाँ तक कि धमकियों की भी आवश्यकता नहीं होती थी। ये हमेशा अपने आप भविष्य की जानकारी प्रकट करता हुआ प्रतीत होता था। इंसानी खाल पर अगले काले निशान दिखाई तो दिए, लेकिन उन्होंने शब्द नहीं बनाए। इसके बजाय वे एक संगीत के स्वर, म्यूजिक स्कोप के समान थे, जिस पर संगीत के सुर, म्यूजिकल नोट्स बने हुए थे। एक टोन म्यूजिक बॉक्स की धुन। रोहित ने एक पल के लिए सोचा और अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींच ली, जो शायद उपयोगी साबित हो सकती थी। भले ही उसे संगीत के सुरों, म्यूजिक स्कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज 24 तारीख है। मैंने अलग अलग वाद्ययंत्रों का उपयोग करके एक टोन म्यूजिक बॉक्स की धुन को फिर से बजाने की कोशिश की और कुछ लोगों से सलाह ली। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यह धुन संभवतः पियानो पर बजाई जाती है। मैं सोच रहा हूं कि क्या अभिशाप म्यूजिक बॉक्स से आता है, या किसी विशेष पियानो से। एक पियानो। रोहित की नज़रें थोड़ी घूमी। सीज़र होटल का कमरा नंबर 71। लेकिन इंसानी खाल वाले कागज़ पर अक्षर उभरते रहे। 24 की शाम को मैंने एक ऐसी जगह में प्रवेश करने की कोशिश की जहां मैं पहले जा चुका था, एक निश्चित कमरे के पियानो की तलाश में। मुझे कुछ खतरों का सामना करना पड़ा और मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन अंततः मैंने उसे ढूंढ लिया।
हालांकि मैंने कमरे के दरवाजे पर उस पियानो से 2 अन्य स्पष्ट धुनें आती हुई सुनी। 2 धुनें। रोहित ने इस जानकारी पर ध्यान दिया। उसने कमरा नंबर 71 से पियानो का संगीत सुना था। पहली धुन वह एक टोन म्यूजिक बॉक्स वाली धुन थी जिसे उस रहस्यमय महिला टीना ने बजाया था। दूसरी धुन एक अजीब सी लोरी थी जिसे कमरे में मौजूद भूत बजा रहा था। क्या कोई तीसरी धुन भी हो सकती थी? लेकिन मैं असफल रहा। मैंने अभिशाप नहीं हटाया, फिर भी ऐसा लगा जैसे मैंने एक युक्ति ट्रिक समझ ली है। शायद 3 अलग अलग धुनों को संगीत के एक टुकड़े में मिला देने से कोई अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। मेरी विफलता का कारण यह नहीं था कि मुझ में उस कमरे में पियानो बजाने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि यह था कि मुझे पियानो बजाना आता ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे इंसानी खाल वाला चर्मपत्र उसके साथ खेल रहा हो। दूसरे शब्दों में, जीवित रहने की एक संभावना प्रकट हुई थी। जेमिनाई सेड। अध्याय 618 एक नया जाल। रोहित ने चमड़े के चर्मपत्र पर उभरने वाले नए अक्षरों को देखा और तुरंत सतर्क हो गया। वह विशेष रूप से गंभीर हो गया था, क्योंकि इस बार चर्मपत्र की जानकारी ने उसके लिए मृत्यु का फरमान नहीं सुनाया था, जिसका अर्थ था कि एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप अनिवार्य रूप से घातक नहीं था। इसे तोड़ने का एक तरीका मौजूद था। अब बस से जुड़ी योजना को खारिज कर दिया गया था। सीजर होटल वाली योजना को भी खारिज कर दिया गया था। यदि चर्मपत्र की योजना बहुत कठिन या बहुत खतरनाक होती तो रोहित को घोस्ट कैबिनेट पर फिर से विचार करना पड़ता। सोफे पर बैठे रोहित ने अपने हाथों में थामे चर्मपत्र को देखा, जहां काले अक्षर सतह पर आ रहे थे और एक नया संदेश बना रहे थे। एक टोन म्यूजिक बॉक्स का अभिशाप भयानक है। मैंने कई तरीके आजमाए, लेकिन अंत में उनमें से किसी ने काम नहीं किया। मुझे निराशा महसूस हुई और मैंने मौत की तैयारी तक कर ली थी। हालांकि ठीक उसी समय जब मेरा जीवन सबसे गहरे गड्ढे में गिर गया था, एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम अरूप गुप्ता था। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, वह वही था जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से बचने में मदद की। क्या मजाक है? इतना सब होने के बाद तुम सारा जिम्मा अरूप गुप्ता पर डाल रहे हो? रोहित का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हालांकि अक्षर यहीं रुक गए और कोई नया संदेश नहीं उभरा। रोहित की नज़रें टिमटिमाईं क्योंकि उसे लगा कि यह सीधी दिखने वाली जानकारी वास्तव में बहुत जटिल और परेशान करने वाली थी। इंसानी खाल वाले चर्मपत्र स्किन पार्चमेंट के संदेश ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अरूप गुप्ता के पास एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को सुझाने का कोई रास्ता था, जिससे उसे अरूप गुप्ता पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह हमेशा इस बात से वाकिफ था कि चर्मपत्र के संदेशों में कुछ खास जाल छिपे होते थे, लेकिन चर्मपत्र का ये संदेश अरूप गुप्ता की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कि वहां कोई जाल न हो, या शायद जाल अभी भी मौजूद था, चर्मपत्र की तरफ नहीं बल्कि अरूप गुप्ता की तरफ। वह अरूप गुप्ता जो शायद उन योजनाओं और गणनाओं के लिए इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था जिनसे रोहित अनजान था। परिणामस्वरूप रोहित अरूप गुप्ता को लेकर और भी सतर्क हो गया। लेकिन क्या होगा अगर चर्मपत्र ने ऐसा जानबूझकर किया हो? रोहित के मन में एक और विचार आया। यदि अरूप गुप्ता समस्या नहीं थे तो चर्मपत्र के संदेश ने केवल उनके प्रति उसके संदेह और सावधानी को बढ़ाने का काम किया था, जिससे परोक्ष रूप से वह अरूप गुप्ता की योजना को त्याग दे और फिर अन्य व्यवस्थाएं करे जो अंत में उसे मौत के घाट उतार दें। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी उपयोगी हो सकती थीं, जैसे घोस्ट कैबिनेट के साथ व्यापार जारी रखना, या जैसा कि पहले चर्मपत्र द्वारा प्रकट किया गया था, 3 अलग अलग संगीत धुनों की पुष्टि करने के लिए सीजर होटल के कमरा नंबर 71 पर जाना और उन्हें एक पूर्ण गीत में संयोजित करने का प्रयास करना। आखिरकार अब उसके पास एक टोन म्यूजिक बॉक्स का संगीत स्वर म्यूजिक स्कोप था। यदि वह अब पियानो सीखना शुरू कर दे तो यह अभी भी संभव होना चाहिए, जिससे पियानो न बजा पाने के कारण होने वाली मृत्यु से बचा जा सके, जैसा कि चर्मपत्र ने कहा था। जेमिनाई सेड। रोहित धीरे धीरे मौन में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि इस बार उसके सामने जो समस्या थी वह पिछली समस्याओं की तुलना में अधिक गंभीर थी, क्योंकि इस बार स्किन पेपर, इंसानी खाल वाले कागज ने अरूप गुप्ता को भी इस खेल का हिस्सा बना दिया था, जिससे एक ऐसी अनिश्चितता पैदा हो गई थी जिसने चुनाव करना और भी कठिन बना दिया था। अब इसमें लोगों के बीच की बिसात और चालें भी शामिल हो गई थीं। दूसरे शब्दों में, स्किन पेपर, रोहित और अरूप गुप्ता के बीच कुछ जटिल अंतर्संबंध बन गए थे। रोहित न तो स्किन पेपर पर भरोसा करता था, न ही अरूप गुप्ता पर। इसी तरह अरूप गुप्ता भी निश्चित रूप से न तो स्किन पेपर पर भरोसा करते थे और न ही रोहित पर। भले ही स्किन पेपर विश्वसनीय नहीं था, लेकिन उसका अपना एक मूल्य था, और यह मूल्य निश्चित रूप से रोहित के लिए उपयोगी था और निश्चित रूप से अरूप गुप्ता के लिए भी। मुख्यालय में उस दिन मैंने एक घोस्ट कैंडल के बदले में आधे घंटे के लिए अरूप गुप्ता को स्किन पेपर उधार दिया था। उस आधे घंटे में स्किन पेपर ने उन्हें क्या जानकारी दी होगी?
उस दौरान अरूप गुप्ता ने क्या देखा होगा? रोहित को यकीन था कि अरूप गुप्ता ने स्किन पेपर के साथ बिताए उस आधे घंटे के दौरान कुछ बहुत ही विशेष जानकारी देखी होगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उस तरह की जानकारी पर विश्वास करना असंभव होता, इसलिए उस समय रोहित ने ज़्यादा परवाह नहीं की थी, ये सोचकर कि अरूप गुप्ता का स्किन पेपर के संपर्क में आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे कागज़ ये कहे कि तुम्हारा कोई जाना पहचाना दोस्त कल मर जाएगा। जो व्यक्ति पहली बार स्किन पेपर के संपर्क में आया हो, उसके लिए यह बात हास्यास्पद होगी और वह शायद ही इस पर विश्वास करेगा। भले ही वह थोड़ा बहुत विश्वास कर भी ले, तो भी उसके मन में गहरा संदेह रहेगा। अरूप गुप्ता की स्थिति भी निश्चित रूप से वैसी ही रही होगी, इसलिए उस समय उन्होंने बिना किसी लालच के तुरंत स्किन चर्मपत्र, स्किन पार्चमेंट वापस कर दिया था। लेकिन क्या हो यदि आपका दोस्त वास्तव में अगले ही दिन मर जाए? तब वह व्यक्ति जो स्किन चर्मपत्र के संपर्क में रहा हो, उसके संदेशों को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। विश्वजीत के प्रयोग की विफलता, घोस्ट एनवॉय, प्रेत दूत की रिहाई, ये उनकी अपनी गलत गणनाएं थीं। क्या अरूप गुप्ता से आमने सामने मुकाबला करने से चीजें स्पष्ट होने में मदद मिलेगी? रोहित ने इस प्रश्न पर फिर से विचार किया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना सिर धीरे से हिला दिया, क्योंकि उसे अरूप गुप्ता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भले ही वह सच बोल रहे हों, रोहित उसे झूठ मानकर खारिज कर सकता था। और अरूप गुप्ता बहुत चतुर थे, और चतुर लोगों में एक बड़ी खामी होती है, वे कभी भी दूसरों को अपने वास्तविक विचार नहीं जानने देते। आखिरकार इंसान का दिल अभेद्य है, कोई भी वास्तव में अपना जीवन किसी और के हाथों में नहीं रख सकता, विशेष रूप से रोहित तो बिल्कुल नहीं। अरूप गुप्ता को केवल आधे घंटे के लिए ह्यूमन स्किन पांडुलिपि दिखाने के बाद भी क्या इसने पहले ही जाल बिछा दिया है? भले ही वह पांडुलिपि अब वापस मेरे हाथों में आ गई है, लेकिन इसके द्वारा बिछाया गया जाल अभी भी मौजूद है। भले ही इस बार मैं एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप से पीड़ित न हूं, अगली बार जब मेरा सामना किसी और चीज से होगा तो स्किन पांडुलिपि की जानकारी इसी तरह समस्या को अरूप गुप्ता पर छोड़ देगी। रोहित ने अपनी बाहें गहराई से सिकोड़ लीं। दूसरे शब्दों में, अरूप गुप्ता के साथ कोई मुसीबत पक रही है, और मेरा उससे देर सबेर सामना होना तय है। अरूप गुप्ता को ले जा रही कार तेज गति से निकल गई और एक अन्य चौराहे पर ओझल हो गई। अध्याय 619, अरूप गुप्ता की ओर से अभिवादन। इंसानी खाल वाले कागज ह्यूमन स्किन पेपर से जुड़ी योजना अब भरोसेमंद नहीं रह गई थी, इसलिए रोहित अपनी बची हुई उम्मीदें केवल घोस्ट कैबिनेट, प्रेत अलमारी पर ही टिका सकता था। घोस्ट कैबिनेट जयपुर शहर में थी, इसलिए संक्षिप्त विचार और ठहराव के बाद रोहित ने जयपुर शहर वापस जाने का विकल्प चुना। वह अपने साथ इंसानी खाल वाला कागज नहीं ले गया, बल्कि उसने उसे चाली के विला के पास जमीन में गाड़ दिया। वह जानता था कि अगर वह उस चीज को जयपुर वापस ले गया तो वह अपने साथ मुसीबत भी ला सकता है। चूंकि उसे इसे त्यागना ही था, तो उसने इसे दूर ही छोड़ने का फैसला किया। रोहित के लिए, जो घोस्ट डोमेन की शक्तियों का उपयोग करता था, जयपुर शहर लौटना 1 मिनट से भी कम का काम था। दूरी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस बार उसने किसी को सूचित नहीं किया और चुपके से वापस आया। अगर वह धूमधाम से प्रवेश करता तो मुख्यालय को निश्चित रूप से घोस्ट कैबिनेट के अस्तित्व का पता चल जाता। आखिरकार पूनम को तो ये भी पता था कि केशव के कंप्यूटर में कितनी फिल्में थीं। सूचनाओं की इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास अब कोई रहस्य नहीं बचा था। आज जयपुर शहर का दोपहर का आसमान कुछ उदास था, और सर्दियों की ठंड दक्षिण की बारिश के साथ मिलकर हवा में एक सिहरन भरी नमी पैदा कर रही थी। शहर के बाहरी इलाके में गोवानजियांग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अभी भी आबादी कम थी और बहुत कम घर मालिक वहां रह रहे थे। भले ही वहां कम लोग रहते थे, लेकिन परिसर सभी सुविधाओं से लैस था और वहां का प्रबंधन जयपुर के आलीशान रिहायशी इलाकों से भी अधिक सख्त था। रोहित परिसर के भीतर एक यूरोपीय शैली के घंटाघर बेल टावर के ऊपर प्रकट हुआ। इस घंटाघर के छोटे से अटारी लॉफ्ट के अंदर एक लकड़ी की अलमारी थी। इस अलमारी के 2 स्तर थे और इसके दरवाजे कसकर बंद थे, जिन पर ताजे खून जैसा गहरा लाल रंग चढ़ा हुआ था। अपने जीवंत रंग के बावजूद बाकी अलमारी बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे कि वह दशकों से वहीं पड़ी हो। लेकिन इस पुरानी अलमारी के भीतर गहरा आतंक छिपा था। लकड़ी की अलमारी के अंदर एक अज्ञात और भयानक भूत के छिपे होने का संदेह था, या शायद वह अलमारी खुद ही एक भूत थी। घोस्ट कैबिनेट, ये वही नाम था जो रोहित ने पहले इसे दिया था। इसे 1 साल के भीतर ढूंढो। उसे अभी भी घोस्ट कैबिनेट की पिछली मांग याद थी, जिसके बाद उसने उसे एक महिला की तस्वीर दी थी। संदेश स्पष्ट था, फोटो में दिख रहे व्यक्ति को 1 साल के भीतर ढूंढो। यदि वह मान ले कि उसने उसे पहले ही ढूंढ लिया है, तो उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? रोहित ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसने पहले से तैयार कागज और कलम निकाली और एक संदेश लिखा, मैंने उसे ढूंढ लिया है। अब मेरी बारी है मांग रखने की। एक टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को हटाने में मेरी मदद करो।
उसने नोट को दोबारा पढ़ा और महसूस किया कि यह ठीक था। घोस्ट कैबिनेट ने उसे 1 साल के भीतर खोजने की मांग की थी और वह एक अस्पष्ट बल्कि भ्रामक उत्तर दे रहा था। शायद इससे घोस्ट कैबिनेट को धोखा दिया जा सके। बिना देर किए रोहित ने नोट को घोस्ट कैबिनेट के ऊपरी खाने में डाल दिया। हालांकि ऊपरी खाना बंद था, लेकिन उसमें एक ऐसी नक्काशीदार डिज़ाइन थी जिससे चीज़ें अंदर डाली जा सकती थीं। हालांकि अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला था। पिछली बार जब उसने अपनी प्रेत दृष्टि घोस्टली विजन से अंदर देखने की कोशिश की थी, तो वह ये देखकर स्तब्ध रह गया था कि अंदर से एक जोड़ी आंखें उसे वापस घूर रही थीं। उस घटना के बाद रोहित ने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया था। क्या ये काम करेगा? उसने जवाब का इंतजार करना शुरू किया। जल्द ही घोस्ट कैबिनेट का नीचे वाला दरवाजा खुला और वह कागज जो उसने पहले अंदर डाला था फिर से दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से उस पर विकृत लिखावट की एक अतिरिक्त पंक्ति थी, जैसे कि उसे किसी दुष्ट प्रेत ने लिखा हो। तुमने उसे ढूंढा नहीं है, तुमने केवल देखा है, संदेश में लिखा था। रोहित के चेहरे पर तुरंत तनाव आ गया और उसकी आंखों में हैरानी के भाव उभरे। उसने सोचा था कि उसने घोस्ट कैबिनेट की मांग पूरी नहीं की है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह जवाब के इतने करीब होगा। उसने उसे देखा था। देखने से क्या उसका मतलब घोस्ट पेंटिंग देखने से था? मैं इस लेन देन को कैसे पूरा करूं? रोहित ने फिर से विचार किया और एक और नोट लिखकर अंदर डाल दिया। जल्द ही वह नोट जिसे उसने अलमारी के ऊपर डाला था नीचे वाले हिस्से में फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारे पास 9 महीने और 3 दिन बचे हैं। ये समय की याद दिलाने वाला संदेश था और इसमें कोई अन्य जानकारी नहीं थी। क्या आप कोई संकेत नहीं दे सकते? मुझे ये काम पूरी तरह खुद ही करना होगा, रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। हालांकि घोस्ट कैबिनेट इंसानी खाल वाले कागज जितना चालाक नहीं था, लेकिन काम पूरा करने की कठिनाई काफ़ी डरावनी थी। इंसानी खाल वाले कागज से पूछूं कि घोस्ट कैबिनेट का काम कैसे पूरा किया जाए? नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर मैंने उससे पूछा तो एक साधारण मामला भी बहुत जटिल हो सकता है। एक पल के चिंतन के बाद रोहित ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। मैं प्रेत बस्ट स्पिरिट बस्ट नहीं ले सकता और मुझ में सूखी लाश वाली दुल्हन ड्राइड कॉप्स ब्राइड को खोजने की क्षमता नहीं है। मैं केवल घोस्ट पेंटिंग पर ही दांव लगा सकता हूँ। अगर मैं घोस्ट पेंटिंग में स्रोत प्रेत सोर्स घोस्ट को ढूंढ लेता हूँ तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मुझे घोस्ट पेंटिंग की घटना को सुझाने की ज़रूरत नहीं है। इस विचार के साथ कठिनाई थोड़ी कम हो गई। अगर यह रास्ता भी बंद हो गया तो रोहित को अरूप गुप्ता पर ही अपना जीवन दांव पर लगाना होगा जब तक कि वह बस लेने की हिम्मत न जुटा ले। तो 3 दिनों के भीतर यानी परसों आधी रात तक घोस्ट पेंटिंग वाले भूत को ढूंढो, घोस्ट कैबिनेट का लेन देन पूरा करो और फिर 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को हल करने का अनुरोध करो। रोहित ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। नहीं, मैं समय को इतना करीब नहीं रख सकता। मुझे अन्य विकल्पों के लिए अपने पास कुछ गुंजाइश रखनी होगी। 2 दिनों के भीतर घोस्ट पेंटिंग के मुख्य भूत को ढूंढो। अगर घोस्ट कैबिनेट विफल रहता है तो मेरा एकमात्र दांव अरूप गुप्ता या बस पर होगा। रोहित को लगा कि यह सबसे उचित व्यवस्था है और इससे उसके जीवित रहने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। ये सोचते हुए उसने वापस जाने और घोस्ट पेंटिंग के स्रोत की जांच करने का फैसला किया। उसने रिहायशी परिसर की दिशा में एक नज़र डाली। यहाँ इस अरूप गुप्ता को छोड़कर बाकी सभी को नाराज किया जा सकता है। अध्याय 620। अरूप गुप्ता, सागर और किशन चाय की मेज पर बैठे थे। सागर बहुत उत्साहित दिख रहे थे, अपनी चाय बनाने के कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वे शायद ही कभी आने वाले प्रोफेसर अरूप का स्वागत करने के लिए बेहतरीन चाय का एक बर्तन तैयार कर रहे थे। हालांकि उनके दिल की धड़कनें तेज थीं और वे उस दिन अरूप गुप्ता की विशेष यात्रा के उद्देश्य के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन वे बुनियादी शिष्टाचार की आवश्यकता को समझते थे। क्या होगा अगर अरूप गुप्ता छोटी बातों पर बुरा मान जाएं और स्वागत में कोई कमी महसूस करें? हालांकि तीनों के बैठने के बाद कुछ मिनट बीत चुके थे और उनके बीच एक शब्द भी नहीं हुआ था। माहौल बेहद अजीब और तनावपूर्ण था। प्रोफेसर अरूप, क्या कोई विशेष बात है जो आपको इस बार यहाँ ले आई है? किशन ने उस असहज चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। अरूप गुप्ता ने अपनी नज़र सागर की ओर घुमाई। पिछली बार भूतों को बुलाने का आपका प्रयास विफल रहा था और आपकी विफलता के कारण शहर के क्षेत्र में घोस्ट पेंटिंग प्रेत चित्र की घटना दिखाई देने लगी। आपको नहीं लगता कि इसके होने के बाद आपका इससे अब कोई संबंध नहीं रह गया है? केतली पकड़े हुए सागर का हाथ थोड़ा अकड़ गया। उन्होंने जल्दी से उत्तर दिया, प्रोफेसर अरूप, यह उचित नहीं है। मैंने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कौन गारंटी दे सकता है कि हर अलौकिक घटना से पूरी तरह से निपटा जाएगा? इसके अलावा मेरी गलती जानबूझकर नहीं थी और मैं भी वहाँ लगभग मर ही गया था।
ये पहले से ही काफ़ी अच्छा है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। क्या प्रोफेसर अरूप यहाँ दोष मरने आए हैं? किशन ने घबराते हुए पूछा। हालांकि गलती बड़ी थी, लेकिन इसके पीछे समझने योग्य कारण भी हैं। नहीं, मैं यहाँ दोष मरने नहीं आया हूँ, अरूप गुप्ता ने कहा। मैंने ही योजना और कर्मियों की व्यवस्था की थी, इसलिए त्रुटियों के लिए मेरा भी कुछ दोष बनता है। तो फिर अभी आपकी बातों का क्या मतलब था? सागर थोड़ा सहज हुए और तुरंत पूछा। अरूप गुप्ता ने उनकी ओर देखा। आपकी स्थिति काफ़ी खराब है। ये सुनकर सागर के सख्त और पीले चेहरे पर एक अजीब सी छाया छा गई। वे लंबे समय से एक भूत नियंत्रक घोस्ट कंट्रोलर रहे थे, जो लगभग अनिकेत के ही दौर के थे। अनिकेत के अब तक जीवित रहने का कारण ये था कि वह कुछ महीनों तक घोस्ट कॉफिन प्रेत ताबूत में लेटा रहा था, जिससे उसका जीवन लगभग 2 महीने और बढ़ गया था। कि वह आज भी जीवित थे, ये वास्तव में काफ़ी सौभाग्य की बात थी। वास्तव में मेरी स्थिति थोड़ी खराब है। प्रोफेसर अरूप, क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? सागर ने अपनी स्थिति नहीं छिपाई और सीधे पूछा। वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वे सागर के हाथों से वह स्पिरिट पोजीशन प्रेत पद न ले लें। जेमिनाई सैड। अध्याय 621, सबसे अच्छा विकल्प। जिसे एक सामान्य मुलाकात समझा जा रहा था, वह वास्तव में एक पूर्व नियोजित साजिश निकली। अरूप गुप्ता विशेष रूप से सागर के पास मौजूद स्पिरिचुअल टेलिस्मैन आध्यात्मिक ताबीज के लिए आए थे, फिर भी वह ताबीज सागर के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। उसके बिना वह बहुत पहले ही मर चुका होता। जीवन और मृत्यु का यह मामला ऐसा था जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति किसी दूसरे को देने के बारे में नहीं सोचेगा, विशेष रूप से अरूप गुप्ता की अत्यधिक मांग को देखते हुए। वह वास्तव में चाहते थे कि सागर फिर से उस ताबीज के भीतर प्रवेश करे, खुद को एक उपहार के रूप में पेश करते हुए, जो पूरी तरह से पैक और सौंपे जाने के लिए तैयार हो। यही कारण था कि सागर पहले अरूप गुप्ता के प्रति कितना भी विनम्र क्यों न रहा हो, अब शत्रुता पर उतर आने का समय आ गया था। अगर मैं आपको वह वस्तु नहीं देता, तो क्या आप इसे जबरदस्ती लेने की योजना बना रहे हैं? अगर आप वास्तव में कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं, तो मैं आपको अभी और यहीं खत्म कर सकता हूं। हम दोनों एक साथ मर सकते हैं, आखिरकार ये केवल मरने की ही तो बात है। सागर के चेहरे पर, जो एक लाश के समान दिखता था, एक भयावह और क्रूर स्वभाव की झलक दिखाई दी। सागर, शांत रहो, किशन ने जल्दी से आग्रह किया। इस तनावपूर्ण क्षण में कोई भी छोटी सी हरकत अपरिवर्तनीय और गंभीर परिणाम ला सकती थी। तुम मुझसे शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब अरूप गुप्ता मेरी जान के पीछे पड़े हैं? अगर मुझे वैसे भी मरना ही है, तो शांत रहने का क्या फ़ायदा? सागर किशन के समझाने से शांत नहीं हुआ, उसकी सुन्न नज़र अरूप गुप्ता पर टिकी थी। मुख्यालय के हलकों में रोहित, अरविंद, प्रीतम, अनुपम या यहाँ तक कि अनिकेत और अमरीश जैसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच मामूली होने के बावजूद, सागर अभी भी अपने अधिकार क्षेत्र वाले शहर का बड़ा बॉस था। अरूप गुप्ता, मैं आपके साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप इसी बात पर अड़े हैं, तो मुझे दोष मत देना। अरूप गुप्ता शांत रहे। अगर तुम मुझे मार देते हो, तो तुम निश्चित रूप से मरोगे और तुम अपने पीछे कई लोगों को भी ले डूबोगे। अगर तुम मेरे प्रस्ताव से सहमत होते हो, तो ज़रूरी नहीं कि तुम मर ही जाओ, कम से कम जीवित रहने की एक छोटी सी संभावना तो है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। भले ही मैं आज तुम्हारे पास न आता, तुम और कितने समय तक जीवित रह पाते? सागर के चेहरे का रंग बेचैनी से बदल गया। आपको लगता है कि आप मुझे चंद शब्दों से मना सकते हैं? अरूप गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूँ। हर किसी के मरने का एक दिन आता है। चूंकि तुम मरने ही वाले हो, तो मौत का वह तरीका क्यों न चुने जिसका मूल्य सबसे अधिक हो। जिस क्षण से अरूप गुप्ता ने दरवाजे के भीतर कदम रखा था, सागर के सामने केवल एक ही रास्ता रखा गया था। इसके अलावा आसपास के वातावरण में एक अजीब अंधेरा छा गया था, जो अरूप गुप्ता की गुप्त रूप से रक्षा कर रहे एक भूत नियंत्रक की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। अभी रुकते हैं, मुझे स्थिति के बारे में पूछने के लिए डिप्टी मिनिस्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत है। किशन ने देरी करने और प्रोफेसर अरूप के वास्तविक उद्देश्य की पुष्टि करने का फैसला किया। मैं तुम्हें अधिकतम 10 मिनट दूंगा। अरूप गुप्ता ने अपनी घड़ी देखी। मुझे लैब वापस जाने की जल्दी है। जल्द ही, किशन ने डिप्टी मिनिस्टर अधीरा से संपर्क किया और स्थिति समझाई। मुख्यालय वापस जा रहे अधीरा को जल्दी ही समझ आ गया कि अरूप गुप्ता वह वस्तु क्यों चाहते थे। ये रोहित के लिए था। रोहित के लिए 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के अभिशाप को सुझाने के लिए सागर के हाथों में मौजूद स्पिरिट स्लैब प्रेत पट्टिका की संभावना थी। रोहित मर नहीं सकता। अगर 2 दिनों के भीतर अरूप गुप्ता अभिशाप को हल नहीं कर पाए, तो भगवान ही जाने रोहित क्या करेगा। यदि समझौते का उल्लंघन हुआ, तो मुख्यालय बहुत आसानी से दूसरा फ्रेंड सर्कल बन सकता था। फोन सागर को दो, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं, अधीरा ने विचार किया। सागर ने फोन लिया। हेलो डिप्टी मिनिस्टर,
मैं सागर बोल रहा हूँ। क्या किया जाना चाहिए? सागर, निश्चिंत रहो, प्रोफेसर अरूप तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि स्थिति गंभीर है। उनका तरीका थोड़ा सख्त था, लेकिन ये सब बड़े हित के लिए है, अधीरा ने गंभीरता से कहा। चूंकि यह आपकी गारंटी है, डिप्टी मिनिस्टर, इसलिए मैं इस बार आप पर भरोसा करूंगा, सागर ने कहा और फोन अरूप गुप्ता को थमा दिया। अरूप गुप्ता ने संक्षेप में बात की, फिर फोन काट दिया। क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? यदि नहीं, तो तुरंत वह स्पिरिट स्लैब सौंप दो। अरूप गुप्ता, डिप्टी मिनिस्टर अभी आपकी इस हरकत से सहमत नहीं हुए, सागर ने तुरंत कहा। तुम इसे मेरी व्यक्तिगत कार्रवाई मान सकते हो, अरूप गुप्ता ने उत्तर दिया। किशन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई क्योंकि अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सागर, अंधेरे में कोई चीज तुम्हें देख रही है, सावधान रहो। सागर ने कार्रवाई करने का फैसला किया। चूंकि आप रुकने का इरादा नहीं रखते, तो मुझे दोष मत देना। उसने अरूप गुप्ता को बंधक बनाने और विदेश भागने का इरादा किया। लेकिन उसके पीछे के अंधेरे से अचानक एक पुरानी काली घास की रस्सी प्रकट हुई, घोस्ट रोप, प्रेत रस्सी। इसने सागर की गर्दन के चारों ओर घेरा बनाया और तुरंत कस गई। किशन, मदद करो, ये रोहित की घोस्ट रोप है, खूं खूं। ये चीज भूतों को भी बांध सकती है, सागर ने हताशा में पुकारा क्योंकि उसे अंधेरे में घसीटा जा रहा था। किशन बस कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन अरूप गुप्ता ने उसे रोक दिया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम शामिल हुए तो इसका मतलब बदल जाएगा। अलौकिक घटनाओं से निपटने के लिए कई लोगों को बलिदान देना पड़ता है, अब बस उसकी बारी है। अब सागर एक वास्तविक भूत में बदल गया था क्योंकि पुनरुत्थान रिसर्जेंस ने अपना कब्जा जमा लिया था। जिस क्षण ये भूत प्रकट हुआ, बत्तियां गुल हो गईं। भूत अंधेरे में छिपे बिस्वजीत की ओर मुड़ा, लेकिन घोस्ट रोप एक बार फिर कस गई। भूत की गर्दन के चारों ओर लिपट गई और उसे हवा में लटका दिया। लकड़ी की प्रेत पट्टिका उसके हाथ से गिर गई। पट्टिका के भीतर सागर के चेहरे के भाव शुद्ध आतंक के थे। वह अब केवल लकड़ी के भीतर रहने वाली एक चेतना मात्र था। सामान पैक करो, हमारे जाने का समय हो गया है, अरूप गुप्ता ने खड़े होते हुए कहा। किशन चुपचाप देखता रहा। वह जानता था कि अंधेरे में मौजूद भूत का स्वामी बिस्वजीत इतना भयानक था कि सागर के पास कोई मौका नहीं था। क्या वह निश्चित रूप से मरने वाला है? किशन ने अरूप गुप्ता की ओर देखा। अरूप गुप्ता ने कहा, वह संभवतः मर जाएगा और वही सबसे अच्छा परिणाम होगा। अध्याय 622, अज्ञात छिपा हुआ खतरा। रोहित एक बार फिर जयपुर मुख्य शहर लौट आया। उसकी हरकतें जल्दबाजी भरी थीं। जयपुर शहर में घोस्ट कैबिनेट प्रेत अलमारी के साथ स्थिति की पुष्टि करने के बाद वह बिना किसी देरी के वापस आ गया। उसके अगले कदम उसके जीवित रहने के लिए निर्णायक होने वाले थे। घोस्ट पेंटिंग में स्रोत प्रेत सोर्स घोस्ट को खोजने से घोस्ट कैबिनेट के साथ लेन देन पूरा हो सकता है, लेकिन अगले 2 दिनों के भीतर मुझे अरूप गुप्ता से भी खबर मिलनी चाहिए और फिर मैं स्थिति के आधार पर निर्णय लूंगा कि किस पर भरोसा करना है, रोहित ने मन ही मन सोचा। वह शहर के केंद्र में पहुंचा। उसे यकीन था कि फ्रेंड सर्कल के साथ उसकी भिड़ंत के दौरान घोस्ट पेंटिंग की स्थिति और खराब हो गई थी। उसने कई ऐसे स्थानों की पहचान की जिन्हें खोजा नहीं जा सकता था, ऐसी जगहें जहां अलौकिक शक्तियों ने उसके घोस्ट डोमेन की पहुंच को रोक दिया था। रोहित ने अपना घोस्ट डोमेन सक्रिय किया और एक साफ सुथरी गली में प्रकट हुआ। ये ठीक आगे वाले उस आंगन वाले घर कोर्टयार्ड हाउस में है। रोहित एक गुमनाम कोने में खड़ा था और कसकर बंद दरवाजों वाले एक छोटे से घर की ओर देख रहा था। वहां अलौकिक घुसपैठ के संकेत थे, हालांकि आने जाने वाले लोग इससे अनजान लग रहे थे। वह बड़े गेट के सामने खड़ा हुआ और उसे धकेलने की कोशिश की। वह अंदर से बंद था। नौजवान, वह परिवार घर पर नहीं है, उनका दरवाजा कई दिनों से बंद है, एक पक्षी को घुमा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दयालुता से याद दिलाया। बिना कोई जवाब दिए रोहित की घोस्ट शैडो प्रेत छाया दरार से अंदर घुस गई। ताला अंदर से टूट गया और दरवाजा धीरे से खुल गया। बुजुर्ग व्यक्ति, अगर कोई जरूरी काम न हो तो आपको कहीं और टहलना चाहिए, ये जगह उपयुक्त नहीं है, रोहित ने सीधे अंदर जाते हुए कहा। अजीब है, दरवाजा एक ही धक्के में खुल गया। वह बूढ़ा आदमी पीछे पीछे चल दिया। उसे चिंता थी कि कहीं रोहित कोई अपराधी न हो। रोहित आंगन में खड़ा था, अपनी घोस्ट आई प्रेत नेत्र का उपयोग करके असामान्यताओं को देख रहा था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने कल रात यहाँ स्पष्ट रूप से एक विसंगति का पता लगाया था। क्या घोस्ट पेंटिंग पहले ही यहाँ से जा चुकी है? उसने अपने घोस्ट डोमेन से पूरे घर को कवर कर लिया। साधारण दीवारें उसकी दृष्टि को नहीं रोक सकती थीं। एक लाश। रोहित ने एक कमरे में एक शव देखा। कड़ाके की ठंड के कारण वह अभी तक सड़ा नहीं था। यहाँ एक बार एक भूत प्रकट हुआ था और उसने मालिक को मार दिया था, लेकिन भूत तब से गायब हो गया है, रोहित बड़बड़ाया। ये घोस्ट ड्राइंग नहीं है, क्योंकि घोस्ट ड्राइंग मेरी घोस्ट आई को नियंत्रित कर लेती।
यह एक ऐसी अलौकिक घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। वह इससे निपटना नहीं चाहता था, घोस्ट ड्राइंग को ढूंढना उसकी प्राथमिकता थी। बूढ़े आदमी, इसकी सूचना अधिकारियों को दे दो, रोहित बुजुर्ग की ओर मुड़ा। उस कमरे में कोई मृत पड़ा है। अगर इतनी ठंड न होती तो अब तक लाश सड़ चुकी होती। बुजुर्ग हैरान रह गया। रोहित जाने के लिए मुड़ा लेकिन फिर रुक गया। उसकी घोस्ट आई ने देखा कि शव अधूरा था, एक हाथ गायब था जिसे नोचकर अलग किया गया था। केवल एक हाथ क्यों ले गया? रोहित को अचानक विमान वाली घोस्ट स्ट्रैंगलर, प्रेत गला घोंटने वाला की घटना याद आई। उसका स्रोत एक घोस्ट हैंड प्रेत हाथ था जिसे उसने वश में कर लिया था, लेकिन मूल स्रोत एक सोने की प्रेत बोतल थी। घोस्ट कॉफिन की घटना से बचने के लिए उसने घोस्ट एनवॉय का मुकाबला करने के लिए उस बोतल से भूत को रिहा कर दिया था। घोस्ट एनवॉय की घटना के बाद मैं उस भूत को नहीं ढूंढ सका। क्या वह शहर में घुस गया होगा? पिछली बार आमिर की मौत बहुत विचित्र थी। वह बिना किसी मदद के पुकारे एक होटल में मर गया था। शहर में एक भूत लोगों को मार रहा था, लेकिन इतनी कम मौतों के कारण इसने कोई खतरे की घंटी नहीं बजाई थी। मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, अब जो भी प्रभारी है उसे इस सिरदर्द से निपटने दो। रोहित ने अपना सिर हिलाया और अगले संदिग्ध स्थान की तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही वह एक कोने पर मुड़ा, वह ओझल हो गया। बुजुर्ग के फोन करने के बाद आंगन को सील कर दिया गया। एक बॉडी बैग बाहर निकाला गया। जिसने फोन किया था वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति रोहित था। निगरानी फुटेज मौजूद है। एक कर्मचारी ने सौम्यजीत को रिपोर्ट दी, जो वहां तुरंत पहुंच गए थे। सौम्यजीत की नज़रें तेज हो गईं। रोहित, क्या वह भी किसी आध्यात्मिक घटना की जांच कर रहा है? जैसे ही वे काम कर रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कमरे में एक भयावह उपस्थिति विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर निकलते समय किसी एक व्यक्ति के पीछे होली है। यहाँ तक कि रोहित को भी, जो भी अभी वहां था, इस छिपे हुए खतरे का कोई अंदाजा नहीं था।